हेलो बच्चों, आई होप सभी लोग बढ़िया होंगे। मैं हर्ष त्यागी बाहुबली फिजिक्स वाला प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, नमस्कार भाई, नमस्कार, जय श्री राम, बहुत बढ़िया, नमस्ते नमस्ते, बहुत बढ़िया। आई होप सभी को मेरी आवाज आ रही होगी, है ना? मेरी आवाज आ रही होगी। आज स्टूडियो थोड़ा चेंज है भाई, हो सकता है कि निखार आए और हो सकता है मुझे थोड़ी शर्म भी लग जाए है, और हो सकता है थोड़ा खराब भी। खैर, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। और मुझे पता है कि आप लोगों ने जो है अभी तक जो है मेरे हिसाब से SN2 SN1 रिएक्शन पढ़ी, और मैं ये देखना चाहता हूं कि जो आपने SN1 SN2 रिएक्शन पढ़ी वो कितनी आपकी नब्जों में घुस चुकी है, कितना आपको आता है। ठीक है, तो आज जो है हम प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड को कंटिन्यू करेंगे, और जो मैंने पढ़ाया है उससे रिलेटेड मैं आपको क्वेश्चन भी करवाऊंगा। ठीक है, और ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपके मॉड्यूल के भी हैं। मैं यहां पर सिर्फ हवा में बात नहीं, ये क्वेश्चन आपके कहीं ना कहीं मॉड्यूल के भी हैं। यहां पर एक क्वेश्चन दिया गया है, प्लीज सामने देखना आराम से बेटा। मैं पोल नहीं करवाऊंगा आज, ठीक है, क्योंकि पोल से अभी मेरा कुछ नाता ठीक नहीं चल रहा। पोल आज मैं बिल्कुल नहीं कराऊंगा, लेकिन हां आपको कमेंट में जो है करेक्ट आंसर देना है। यहां पर कहा गया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द SN1 रिएक्शन सोन बाय एल्काइल हैलाइड इज नॉट करेक्ट। मतलब जो SN1 के लिए करेक्ट नहीं है वो आपको बताना है। और मेरी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, मैं ये दूसरी क्लास में भी देखता हूं कि हम पोल तो करवाते हैं। अब जब पोल करवाते हैं ना, तो बच्चे के माइंड में पता क्या हो चुका है, बच्चे के माइंड में आ गया है कि सर हमें सबसे पहले नंबर आंसर देना है, ताकि चंचल के सामने लीडर बोर्ड में मेरा भी नाम आ सके और मैं दिखाऊंगा देखो चंचल मैं कितना होशियार हूं। ठीक है, तो ज्यादा कर आपको चंचल को इंप्रेस नहीं करना है। आपको यह नहीं सोचना है कि पहले नंबर आपका आना चाहिए। आपको मन में इस तरह से सेटिस्फाइड रहना है कि यह क्वेश्चन मुझे आता है। ठीक है, और जब मुझे ठीक लगेगा कि भाई पोल कराने चाहिए, आप पोल में स्पीड के लिए नहीं, आप कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आंसर दे रहे हो, ठीक है, समझते हुए आंसर दे रहे हो, तब मैं पोल कराऊंगा। अब इसने कहा द एडेड न्यूक्लियोफाइल प्लेज नो काइनेटिक रोल इन SN1 रिएक्शन। ये बात सही है कि न्यूक्लियोफाइल का कोई फर्क नहीं पड़ता SN1 रिएक्शन में, ये बात बिल्कुल सही है भाई। ठीक है, ये क्या हो गया भाई? ठीक है, देखो ये बिल्कुल सही है। इसका मतलब क्या हो गया, ये तो मेरे पास स्टेटमेंट करेक्ट हो गई बेटा, ये स्टेटमेंट हो गई मेरे पास करेक्ट। अगली देखिए, द SN1 रिएक्शन इन्वॉल्व्स द इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव सबस्ट्रेट। क्या इसमें हमेशा इन्वर्जन होता है? ठीक है, इसमें रिटेंशन भी होता है। इन्वर्जन तो होता ही है, रिटेंशन भी होता है। इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले दूसरे ऑप्शन पढ़ लें, फिर बाद में पता लगाएंगे। द SN1 रिएक्शन ऑन द कायल स्टार्टिंग मटेरियल एंड अप विद द रेशमाइजेशन। रेशमाइजेशन का मतलब होता है कि भाई इसमें इन्वर्जन भी होगा और इसमें रिटेंशन भी होगा। मैंने लिखवाया था साथ, मतलब ब्रैकेट में एक शब्द। फिर मैंने कहा कि द मोर स्टेबल द कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट फास्टर द रिएक्शन। इसका मतलब है ये स्टेटमेंट मेरे पास इनकरेक्ट हो जाएगी बेटा, और हमें इनकरेक्ट को ही चूज करना था। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी। करेक्ट आंसर क्या हो गया बेटा? बी। ये क्वेश्चन आपके मॉड्यूल के क्वेश्चन है। अगर आपको ये लगता हो कि सर मॉड्यूल के क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं, हमसे दिक्कत हो रही है, क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं, अब आप उस तरह का भी कोई बहाना नहीं बना पाओगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहा इसमें, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग SN2 रिएक्शन सोन बाय एल्काइल हैलाइड इज नॉट करेक्ट। मतलब SN2 के लिए कौन सी करेक्ट नहीं है? द कन्वर्जन ऑफ रिएक्टेंट टू ट्रांजिशन स्टेट इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। क्या कन्वर्जन ऑफ रिएक्टेंट टू ट्रांजिशन स्टेट ही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है? SN2 रिएक्शन इन्वॉल्व्स द इन्वर्जन ऑफ स्टीरियोकेमिस्ट्री अराउंड कार्बन एटम ऑफ द सबस्ट्रेट। देखो ये तो बिल्कुल करेक्ट है, इसमें तो कोई चूक वाली बात है ही नहीं, इन्वर्जन होता है। द रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड ऑन द स्टेरिक बल्क ऑफ एल्काइल हैलाइड। ये बात भी सही है कि भाई स्टेरिक बल्क का मतलब होता है भीड़ भाड़, स्टेरिक हिंड्रेंस का मतलब होता है भीड़ भाड़। जितना ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस होता है, रेट ऑफ रिएक्शन उतना ही कम होता है SN2 रिएक्शन में। इसका मतलब ये स्टेटमेंट भी क्या हो जाएगी हमारे पास, करेक्ट हो जाएगी। अब ये कह रहा है कि SN2 रिएक्शन डज नॉट डिपेंड ऑन न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑफ न्यूक्लियोफाइल। अब कहोगे भाई ये कैसी बात कर रहे हो, ये एक ही स्टेप रिएक्शन है, सिंगल स्टेप रिएक्शन है। अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल, लीविंग ऑफ रिमूवल ऑफ लिविंग ग्रुप सेम ही होता है, सेम टाइम पे होता है। तो न्यूक्लियोफाइल भी इसके RDS में यूज होता है, तो न्यूक्लियोफिलिसिटी इंपॉर्टेंट है। तो ये स्टेटमेंट मेरे पास क्या हो जाएगी बेटा, इनकरेक्ट, जो बिल्कुल साफ साफ मुझे पता लग गई। और कन्वर्जन ऑफ रिएक्टेंट टू ट्रांजिशन स्टेट, क्योंकि एक ही स्टेप रिएक्शन है
तो ये रेट डिटरमाइनिंग तो होगी ही, तो ये भी मेरे पास क्या हो जाएगी बेटा, करेक्ट स्टेटमेंट। ये भी क्या होगी मेरे पास, करेक्ट स्टेटमेंट। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी। क्या मैं आगे बढ़ जाऊं भाई, क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं मेरे बच्चों? आज मैं राजवंश सर को ला सकता था, लेकिन राजवंश सर चले गए घर पे। ठीक है, ले आता मैं पक्का आज अगर होते तो। आगे देखो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। इन्होंने बोला है इनमें से कौन सा सही है। CH3CH2S नेगेटिव इज बोथ ए स्ट्रॉन्गर बेस एंड मोर न्यूक्लियोफाइल देन CH3O माइनस। देखो बेटा, मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, बेस में और न्यूक्लियोफिलिसिटी में, मैंने आपको न्यूक्लियोफिलिसिटी तो बता दी थी कि एक ही ग्रुप में जब हम ऊपर से नीचे जाते हैं तो जिसका साइज बड़ा होता है ना, वो उतना अच्छा न्यूक्लियोफाइल होता है। पर मैंने सोचा कि बेस का कहीं आएगा नहीं कॉन्सेप्ट, कि बेस तो जीओसी का पार्ट है और बेस मैंने पहले पढ़ाया ही हुआ है। ठीक है, तो मैं बेस के लिए थोड़ा सा बता देता हूं आपको बेटा। चेकिंग ऑफ, ठीक है भाई, चेकिंग ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ, कि अगर हमें बेस की शक्ति का पता लगाना हो कि कौन सा बेस ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कौन सा नहीं है, तो मैं आपको बताऊंगा भाई, हमारे पास दो तरह के क्वेश्चन आएंगे। एक तो होंगे अलोंग द पीरियड, और अलोंग द पीरियड के बारे में आपको यह बात ध्यान रखनी है। ठीक है, अलोंग द पीरियड के बारे में आपको यह बात ध्यान रखनी है, जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी वो इलेक्ट्रॉन रख तो नहीं पाएंगे, वो आसानी से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देंगे। और हम लोग जानते हैं कि भाई जो इलेक्ट्रॉन डोनर होता है वो बेस कहलाता है। ठीक है, वो बेस कहलाता है। तो हम क्या कहेंगे भाई, जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी वो आसानी से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देंगे। ठीक है भाई, और उतने ही अच्छे बेस कहलाएंगे, उतने ही अच्छे बेस कहलाएंगे। तो भाई ये मतलब वो है, क्या बोलते हैं इसको, एक ये कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट को याद रखना है हमेशा। दूसरी तरफ जब हम अलोंग द ग्रुप की बात करेंगे, कि हमें कभी कंपैरिजन अलोंग द ग्रुप करना पड़ जाए, अलोंग द ग्रुप, तो अलोंग द ग्रुप बेटा चेक करने के लिए हम देखेंगे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। ठीक है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विल बी द मेन कॉन्सेप्ट। ठीक है, और यह समझना है जिसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी, वो एसिड को उतना ज्यादा अट्रैक्ट करवाएगा। मतलब आप ये समझिएगा कि भाई मेरे पास देखो अदाएं हैं। ठीक है, आप समझ लेना कि किसी के पास अदाएं हैं और हम और आप तो एक जैसे हैं। अब भाई हम किसी को देख के प्रभावित कब होंगे, जब जो ज्यादा अच्छे से अदाएं दिखाएगा। ठीक है, और एक कैसे दिखा रहा है अदाएं, एक ऐसे, हाँ, ठीक है, मतलब उसका पता ही नहीं चल रहा कि है कौन। हम तो कंफ्यूज हो गए कि इसके अंदर तो कुछ अदाएं है ही नहीं जो हमें पसंद हो। लेकिन जरा देखो, एक अदाएं होती है कैसी भाई, कि ऐसी है पापा की परी वाली। अब तुम एक बात बताओ, पसंद मुझे ये भी नहीं है। ठीक है, हवाबाजी वाली भी, ये भी पसंद नहीं है मुझे। पसंद, चलो ठीक है भाई, तमीज होनी चाहिए। ठीक है, लहरा के बलखा के, वो थोड़ी चलती है तो लगे। तो सेम टू सेम ये है कि जो ज्यादा प्रभावित कर पाएगा, जो ज्यादा प्रभावित, इसमें हेलो एल्केन्स और हेलो एरिन लिखा होगा मे बी। ठीक है, हेलो एल्केन हेलो एरिन, दो तीन लिया। ठीक है, अब भाई साहब एक बात बताओ, वापिस माफी चाहता हूं, वो कुछ आ गया था। अब मेरे को एक बात बताओ यार, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जिसके पास ज्यादा होगी बेस के पास, वो एसिड को अट्रैक्ट कर लेगा, एसिड उसके प्यार में पागल हो जाएगा। और जितनी स्पीड से कोई बेस एसिड के साथ रिएक्शन करेगा, जितनी आसानी से वो बेस उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कहलाएगा। तो जिसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी वो एसिड को अपने जाल में फंसाएगा, और
स्ट्रॉन्ग बेस की तरह बिहेव करेगा। मेरे बच्चों फटाफट नोट करिए दोनों दोनों प्रिंसिपल, दोनों कॉन्सेप्ट की आपको कैसे ध्यान रखना है। आपको ऐसे रटना नहीं है। अगर हम अलोंग द ग्रुप चेक करेंगे तो हमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देखनी है, ठीक है। ठीक है, हम अलोंग द ग्रुप चलेंगे तो बेटा क्या करेंगे हम लोग? यस बेटा, आज क्या है ना, सब लोग चले गए, किसी को पता लगा कि हर सर आ रहे हैं यहां पे नोएडा में, तो सब चले गए। कभी कभी बहुत दुख होता है, मैं अपने दुख को किसी के सामने बता नहीं पाता। कोई नहीं है, आज का ऑफ होता है ना, इसलिए मैंने एक्स्ट्रा क्लास लगवाई थी। अब देखो बेटा, क्योंकि क्लास तो हमारी कैंसिल हुई थी, अब जरा ध्यान से देखना। हेयर इज CH3CH2S नेगेटिव, ये क्या है? सल्फर के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। और हम लोग जानते हैं ऑक्सीजन और सल्फर एक ही ग्रुप से बिलोंग करते हैं, ठीक है। CH3 इज बोथ स्ट्रोंगर बेस। देखो ध्यान रखना है, सल्फाइड स्ट्रोंगर बेस नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि ऑक्साइड और सल्फाइड में अगर आप देखोगे इलेक्ट्रॉनों की संख्या सेम रहती है। सल्फर में हमारे पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होगा बेटा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन में साइज कह लो या वॉल्यूम कह लो। अब बेटा दोनों ऑक्सीजन और सल्फर के वैलेंस सेल में तो सेम इलेक्ट्रॉन है, ऑक्सीजन और सल्फर के वैलेंस सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो सेम है, पर नीचे जाने पर साइज बढ़ेगा, और साइज बढ़ेगा तो बेटा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगी? घट जाएगी। और हमें पता है कि सल्फर के ऊपर जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी तो सल्फर या सल्फाइड उतना अच्छा बेस नहीं होगा, ठीक है। न्यूक्लियोफाइल अच्छा होता है, न्यूक्लियोफाइल होने के लिए हम साइज ही देखते हैं कि जिसका बड़ा साइज वो अच्छा न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। बिल्कुल सही बात। तो ये स्टेटमेंट हमारे पास क्या हो जाएगी बेटा? फॉल्स स्टेटमेंट हो जाएगी। क्या हो गई हमारे पास? फॉल्स स्टेटमेंट हो गई। आगे देखिए, CH3CH2H इज अ स्ट्रॉन्गर बेस। बेस तो स्ट्रॉन्ग हो ही नहीं सकता ये, क्योंकि बेस तो ऊपर वाला ज्यादा होगा क्योंकि उसका साइज छोटा है। तो ये वाली स्टेटमेंट भी क्या होगी बेटा? फॉल्स स्टेटमेंट हो गई, ठीक है। आगे देखिए, CH3CH2X नेगेटिव इज अ वीकर बेस। ये वीकर बेस है, क्लियर है, बट इज मोर न्यूक्लियोफाइल देन CH3CH2O। तो भाई ये बिल्कुल सही हो गया। ये हमारे पास क्या होगा बेटा? ट्रू। तो करेक्ट आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा बेटा? ऑप्शन नंबर सी। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बेटा? ऑप्शन नंबर सी। अब मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, क्या आप लोगों को यह पार्ट समझ में आ गया कि नहीं आ गया? क्या आप लोगों को यह बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? यस और नो? आप कह रहे हो सर यह बात बिल्कुल क्लियर है, हमें समझ में आ गई है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। भाई मजा आ गया भाई, बहुत बढ़िया बेटा। अब मुझे यही तो था कि SN1 SN2 करवाई तो है, एक बार चेक भी कर लूं कि SN1 SN2 के क्वेश्चन मैंने आपकी एक्सरसाइज नंबर 1, एक्सरसाइज नंबर 2 और एक्सरसाइज कुछ भी मान लो, मैंने जब स्टार्टिंग में PPT बनाई थी तो मैंने ये सोचा था कि मैं पढ़ाने के साथ, एग्जाम्पल देने के साथ साथ आपका पूरा मॉड्यूल सॉल्व करवा दूं, ठीक है। बस आपको मेन रखना है कि चीजों को समझते चलना है। यहां पर कहा है विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रेजेस, मतलब ये सेंटेंसेस दे रखा है, फ्रेजेस इनको बोलते होंगे, आर नॉट करेक्टली एसोसिएटेड विद एन SN1 रिएक्शन। कौन से SN1 रिएक्शन से संबंधित नहीं है, ठीक है। यहां पर क्या कहा है? रीअरेंजमेंट इज पॉसिबल, ठीक है। अब भाई रीअरेंजमेंट तो SN1 में होती है, तो ये तो बेटा जी एसोसिएटेड हुई कि नहीं हुई? ये तो एसोसिएटेड हुई, और उसने कहा कि नॉट एसोसिएटेड। चलिए भाई, रेट इज अफेक्टेड बाय सॉल्वेंट पोलैरिटी। क्या रेट ऑफ रिएक्शन कहीं ना कहीं सॉल्वेंट की प्रॉपर्टी पर डिपेंड करता है? सॉल्वेंट की प्रॉपर्टी पर डिपेंड करता है? आप कहोगे सर बिल्कुल करता है, क्योंकि जितना अच्छा आपके पास सॉल्वेंट होगा, ठीक है, जितना पोलर सॉल्वेंट होगा उतना जल्दी कार्बोकैटायन बनेगा, क्योंकि बॉन्ड ब्रेक करना है हमें किस किस का बेटा? R X के बीच का बॉन्ड टूटना है। तो यहां पर हम लोग क्या लेते थे? पोलर सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट जितना ज्यादा पोलर होता है ना, ये R और X उतना जल्दी अलग होते हैं। और आपको पता है कि SN1 रिएक्शन में आपके पास जो ये मतलब फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है।
तो ये भी आप कहोगे कि भाई ये भी एसोसिएटेड है कहीं ना कहीं, ये भी एसोसिएटेड है कहीं ना कहीं। आगे देखिए बेटा, द स्ट्रेंथ ऑफ द न्यूक्लियोफाइल इज इंपोर्टेंट इन रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। ठीक है, द स्ट्रेंथ ऑफ न्यूक्लियोफाइल इज इंपोर्टेंट इन रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। आपको याद होगा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में हम करते थे फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन, वहां पर न्यूक्लियोफाइल का तो कोई लेना देना था ही नहीं, इसका मतलब इज नॉट एसोसिएटेड। ठीक है भाई, ये तो गलत है, नॉट एसोसिएटेड लिख दो बेटा, नॉट एसोसिएटेड। आगे देखो क्या कहा है, द रिएक्टिविटी सीरीज इज टर्शरी। अगर कहीं ना कहीं SN1 रिएक्शन की बात करेंगे तो 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री, जनरली तो यही सही है। आप कहोगे सर ये तो एसोसिएटेड है, ये तो मतलब बिल्कुल SN1 की बात कर रहा है, हम कहेंगे वह एसोसिएटेड। फिर प्रोसीड विद कंप्लीट इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। क्या इसमें सिर्फ कॉन्फ़िगरेशन, बोलिए क्या इसमें सिर्फ इन्वर्जन होता है? आप कहोगे नहीं सर, इसमें वो नहीं होता, क्या बोलते हैं इसको, अरे क्या बोलते हैं, इन्वर्जन नहीं होता, दोनों चीजें होती है, इन्वर्जन भी होता है और रिटेंशन भी होता है। इसका मतलब ये क्या हो गया बेटा जी, नॉट एसोसिएटेड। अब आप फटाफट बताइए कौन से ऑप्शन में ऐसा दिया हुआ है जहां पर दो स्टेटमेंट आपको दिख रही हो। आप कहोगे सर सी और ई, क्योंकि ये भी एसोसिएटेड नहीं है, ई भी एसोसिएटेड नहीं है, तो ये हमें ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है, तो हम इसको टिक करके आगे बढ़ जाएंगे। अब आप मुझे बताइए भाई, क्या ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया मेरे बच्चों? क्या ये क्वेश्चन समझ में आ गया आपको, यस और नो? भाई बहुत बढ़िया। लक्ष्य के बच्चे एक बार फिर से अपना बेहतरीन परफॉर्मेंस दिखाते हुए, ठीक है, आई फील वेरी गुड। लास्ट ईयर ये मेरा फेवरेट बैच था, जितने भी बैच थे सब में फेवरेट मेरा बैच ये था। और मुझे वापस से ना कॉन्फिडेंस इसी वजह से आता है कि जहां तुमने क्वेश्चन करने शुरू कर दिए, ठीक है, तुम्हें पता नहीं है मेरा जो ब्लड फ्लो है वो कितनी स्पीड से बढ़ना शुरू कर देता है। यही मेन है एक टीचर के लिए, यही है कि उसके स्टूडेंट क्वेश्चन लगाने शुरू कर दें, टेस्ट में परफॉर्म करना शुरू कर दें, तो भाई साहब टीचर एकदम फिट। आज तो अगर मैं वर्कआउट भी नहीं करूंगा तो भी मेरा बीपी का लेवल सही रहेगा। ठीक है, आगे देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। पहली स्टेटमेंट ध्यान से पढ़ना है, बहुत ध्यान से पढ़ना है, कोई भी मैंने जबरदस्ती नहीं, जल्दबाजी नहीं। इन एलाइलिक हैलाइड द हेलोजन एटम इज बॉन्डेड टू sp3। एलाइलिक हैलाइड यानी CH2 डबल बॉन्ड CH एंड दिस इज CH2Cl, दिस इज एलाइलिक हैलाइड, ध्यान रखना है। हेलोजन इज बॉन्डेड टू sp3, ठीक है। अब भाई sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम एडजेसेंट टू कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। देखो बेटा, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के एडजेसेंट जो भी कार्बन है ये CH2 है, और एक बॉन्ड इसका क्लोरीन के साथ, एक बॉन्ड इसका बेटा कार्बन के साथ बना हुआ है, अर्थात इसका जो हाइब्रिडाइजेशन है ये मेरे पास sp3 हो गया। तो पहले वाली स्टेटमेंट क्या हो गई बेटा, करेक्ट हो गई। पहले वाली स्टेटमेंट क्या हो गई हमारे पास, करेक्ट हो गई। और पूछा क्या है उसने, इनकरेक्ट। पूछा क्या है उसने, हमें इनकरेक्ट पूछा है। भाई बहुत बढ़िया यार ये तो। अब देखो आगे, इन बेंजाइलिक हैलाइड्स, इन बेंजाइलिक हैलाइड्स, बेंजाइलिक हैलाइड्स देख लो भाई कैसे होते होंगे। यहां पर लिख देता हूं मैं बेंजाइलिक हैलाइड्स, ये इधर, ये बेंजाइलिक हैलाइड है भाई, बेंजीन बनी होगी, एक CH2 होगा और यहां पर Cl लगा होगा। इन बेंजाइलिक हैलाइड द हेलोजन एटम इज बॉन्डेड टू sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम अटैच्ड टू एन एरोमेटिक रिंग। देखो एक ऐसे कार्बन के साथ हाइब्रिडाइज्ड है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड है जो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के साथ जुड़ा हुआ है। तो बात देखी जाए तो भाई ये रिंग एरोमेटिक रिंग ही है जिससे ये वाला कार्बन जुड़ा हुआ है। आप कहोगे सर ये स्टेटमेंट भी मेरे पास करेक्ट ही हो गई। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इन एलाइलिक हैलाइड द हेलोजन एटम इज बॉन्डेड टू sp2। क्या बेटा एलाइलिक में sp2 होगा? जब हमने अभी ऊपर प्रूव किया है कि sp3 होता है, इसका मतलब ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगी बेटा मेरे पास, इनकरेक्ट। मेरे पास ये स्टेटमेंट क्या हो गई बेटा, इनकरेक्ट। तो भाई हमसे पूछा क्या था, इनकरेक्ट, तो क्या मैं सी ऑप्शन को टिक करके आगे बढ़ जाऊंगा? अब किस किस को ये क्वेश्चन बिल्कुल क्लियरली समझ में आ गया ताकि मैं अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ सकूं। बहुत बढ़िया भाई। अब देखो भाई अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए भाई फटाफट। इसने कहा है, बहुत बढ़िया भाई बहुत बढ़िया। अब जरा देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पूरा ध्यान से पढ़ना है।
आपको जल्दी आंसर नहीं देना है, अपना कोई ऐसा मत सोचना कि भाई गिनीज बुक में तुम्हारा वर्ल्ड रिकॉर्ड बन जाएगा, कोई मतलब नहीं है। क्वेश्चन को पढ़ो और ये सोचो करेक्ट कैसे करा जाए। यहां पर कहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, SN1 रिएक्शन प्रोसीड विद इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। क्या SN1 रिएक्शन में इन्वर्जन होता है? बताइए, क्या SN1 रिएक्शन में इन्वर्जन होता है? आप कहोगे सर नहीं, यहां पर तो इन्वर्जन और रिटेंशन दोनों होते हैं, इसका मतलब यह स्टेटमेंट क्या हो जाएगी? इनकरेक्ट। SN2 रिएक्शन प्रोसीड विद स्टीरियोकेमिकल इन्वर्जन, भाई SN2 में तो इन्वर्जन होता था, ये करेक्ट है। SN2 रिएक्शन फॉलोज सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स। आप मुझे बताइए SN2 रिएक्शन का ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है? SN2 रिएक्शन का ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है? 2, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल और रिएक्टेंट दोनों ही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में इन्वॉल्व होते हैं, तो यह भी क्या हो जाएगा बेटा? करेक्ट स्टेटमेंट हो गई। आगे देखिए, द रिएक्शन ऑफ टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड विद OH फॉलोज फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। इसने कहा कि अगर मैं OH माइनस की रिएक्शन 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड के साथ करवा देता हूं, तो यह बात तो क्लियर है कि 3 डिग्री का एल्काइल हैलाइड SN2 रिएक्शन नहीं दे सकता। और मैंने आपको एक और बात बताई थी, एल्काइल हैलाइड के स्ट्रक्चर को देखकर आप ये पता कर सकते हो कि वो SN1 देता है या SN2 देता है, ठीक है। यानी अगर यहां पर हमें पता है कि अगर मैं क्लोरीन को रिमूव कर दूं और भाई यहां पर ये स्पीसीज देखो CH3, अब ये हमारे पास 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बना सकता है, और 3 डिग्री कार्बोकेटाइन क्या होता है? स्टेबल कार्बोकेटाइन। इसका मतलब ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगी? इनकरेक्ट। नहीं, क्या था ये? फर्स्ट ऑर्डर। हाँ, मतलब ये क्या हो जाएगी? करेक्ट, क्योंकि SN1 रिएक्शन SN1 फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करती है। ठीक है भाई, करेक्ट हो गई। तो करेक्ट आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा? A फॉर एप्पल। A फॉर एप्पल। अब देखो भाई आगे, अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है? इसने कहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड मोस्ट रेडिली अंडरगोज सब्स्टिट्यूटेड बाय SN2 मैकेनिज्म। आपको बताना है कि दिए गए एल्काइल हैलाइड में से वो कौन सा एल्काइल हैलाइड है जो सबसे फास्ट SN2 रिएक्शन करेगा। अगर आप ध्यान से देखो, ये CH2 है, प्राइमरी एल्काइल हैलाइड, ठीक है। ये हमारे पास CH है, ठीक है, 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड, और ये हमारे पास CH2 है, प्राइमरी एल्काइल हैलाइड, और ये हमारे पास C है, 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखो, ये भी प्राइमरी है, और भाई देखो 2 डिग्री 3 डिग्री वाले तो स्लो रिएक्शन करेंगे SN2 में, लेकिन जब A और B में कंपेयर करोगे तो यहां पर हमारे पास एक CH3 है जो थोड़ा सा प्लस आई इफेक्ट लगाएगा, और यहां पर तो बेटा बड़े बड़े दो ऐसे लगे हुए हैं, ये भी प्लस आई लगाएगा, ये भी प्लस आई। तो हमें पता है कि SN2 रिएक्शन में ट्रांजिशन स्टेट बनती है, और उस ट्रांजिशन स्टेट में कार्बन इलेक्ट्रॉन रिच होता है। अब भाई कार्बन इलेक्ट्रॉन रिच हो गया तो कार्बन उसमें अनस्टेबल होता है। कार्बन चाहता है कि मुझसे कोई इलेक्ट्रॉन ले ले, अगर आप कार्बन को इलेक्ट्रॉन दोगे तो वो ट्रांजिशन स्टेट और ज्यादा अनस्टेबल हो जाएगी, जिससे उस रिएक्शन को कराने के लिए एक्टिवेशन एनर्जी की ज्यादा आवश्यकता पड़ेगी, यानी रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा? स्लो। तो भाई ये भी नहीं मानेंगे। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। करेक्ट आंसर होगा बेटा ऑप्शन नंबर बी। बहुत बेहतरीन यार। आगे देखिए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए प्राइमरी एल्काइल हैलाइड वुड प्रेफर टू। अगर मेरे पास कोई प्राइमरी एल्काइल हैलाइड है, जनरली की बात कर रहा हूं मैं, वो क्या प्रेफर करेगा? SN1 रिएक्शन, SN2 रिएक्शन, अल्फा एनिमिनेशन, रेसमाइजेशन, मतलब क्या करेगा? बोलो यार। आपको पता है कि अगर प्राइमरी एल्काइल हैलाइड है तो उसको जनरल प्रेफर करेगा SN2 रिएक्शन, क्योंकि यहां पर स्टेरिक हिंड्रेंस कम होने की वजह से न्यूक्लियोफाइल आराम से अटैक कर देगा, लीविंग ग्रुप को निकाल देगा। और क्योंकि प्राइमरी एल्काइल हैलाइड को अगर आप तोड़कर भी देखोगे तो ये स्टेबल कार्बोकेटाइन नहीं बनाएगा, ठीक है। पहले प्रेफरेंस हमें देखनी है कि SN1 रिएक्शन दे रहा है कि नहीं दे रहा है। अगर SN1 देगा तो ठीक है, नहीं देगा तो फिर SN2 चेक कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, SN2 रिएक्शन टेक प्लेस विद, करेक्ट ऑप्शन क्या होगा बेटा? ABCD। SN2 रिएक्शन टेक प्लेस विद रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, रेसमाइजेशन, फॉर्मेशन ऑफ मीसोफॉर्म। करेक्ट आंसर होगा बेटा बी फॉर बाहुबली, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है भाई, वाह भाई वाह, मजे आ गए। अगला क्वेश्चन देखिए मेरे बच्चों, इसने कहा है आइडेंटिफाई बी इन द फॉलोइंग स्कीम। आइडेंटिफाई बी इन द फॉलोइंग स्कीम। ओहो, ये तो
प्रिपरेशन का आ गया भाई, एक बार देख लूं कि मैंने प्रिपरेशन वाले करवाए तो नहीं है। ये वाला करवाओ बेटा, ये वाला। वो एक दो क्वेश्चन बीच में ना दूसरे टॉपिक के हैं जो मैंने अभी तक करवाया नहीं है, आज पढ़ाऊंगा वो वाले टॉपिक। अब मुझे बताओ बेटा, SN1 रिएक्शन अकर थ्रू द इंटरमीडिएट फॉर्मेशन ऑफ, क्या बनता है ABCD, क्या बनता है बेटा? बहुत बेहतरीन, कार्बोकटायन बनता है सर, कार्बोकटायन, वाह भाई वाह, कार्बोकटायन। अब इनमें से आपको बताना है, इन द फॉलोइंग पेयर ऑफ हेलोजन कंपाउंड विच कंपाउंड अंडरगोज फास्टर SN1 रिएक्शन, इन दोनों में कंपेयर करिए और बताइए कौन सा SN1 रिएक्शन फास्ट देगा। अगर क्लोरीन को हटाओगे तो 3 डिग्री कार्बोकटायन बनेगा, और इस क्लोरीन को हटाओगे तो 2 डिग्री। तो बताइए बेटा, फर्स्ट में लेफ्ट वाला या राइट वाला, या अल्फा या बीटा, बताइए अल्फा देगा या बीटा देगा बेटा, अल्फा या बीटा? बहुत बढ़िया भाई, आपका आंसर आ गया सर, अल्फा SN1 रिएक्शन फास्ट देगा, अल्फा SN1 रिएक्शन फास्ट देगा। अब दूसरा देखिए, ये मेरे पास अल्फा है सेकंड में और ये बीटा है। अब दोबारा से अल्फा बीटा को कंपेयर करो बेटा, कौन सा SN1 रिएक्शन फास्ट देगा, कौन सा SN1 रिएक्शन फास्ट देगा, कौन सा SN1 रिएक्शन फास्ट देगा? कौन सा SN1 रिएक्शन फास्ट देगा? ठीक है, आगे देखिए भाई, बिल्कुल सही बात है, अल्फा। आगे देखिए बेटा, इन दोनों में बताना, इन दोनों में, थर्ड वाले में बताइए था, अरे ओहो ऑप्शन में था, ठीक है। अब देखो भाई, आप पेयर बना लो, पेयर बना लो, एक तो ये वाला है और एक ये वाला है, तो इन दोनों में पेयर देखो कहां पर होगा। ऑप्शन बताओ क्या होगा बेटा, ऑप्शन बताओ कौन सा होगा, ऑप्शन बताओ। आप कहोगे सर ऑप्शन में बी वाला ऑप्शन सही है, क्योंकि 3 डिग्री भी आ गया और 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड भी आ गया, तो SN1 रिएक्शन बी में ज्यादा होगी बेटा। उसी क्वेश्चन के ऑप्शन बनाए हुए थे ABCD, तो भाई बी वाले में देखो, पहले वाले में आपने कौन सा चूज किया था, अल्फा ये था, और दूसरे वाले में अल्फा कौन था, मतलब ज्यादा SN फास्ट कौन देता, ये देता, तो दोनों का पेयर यहां पर बन गया ना, कि सेकंड वाले में ये, पहले वाले में ये, ठीक है। अगला देखिए भाई, इसने कहा है विच ऑफ द फॉलोइंग हेलो एल्केन इज मोस्ट रिएक्टिव टूवर्ड SN1 रिएक्शन, 1 क्लोरोप्रोपेन, प्रोपेन का अर्थ होता है 3 कार्बन, पहले पे अगर आप क्लोरीन लगा दोगे तो ये 1 क्लोरोप्रोपेन बन जाएगा, CH3 H2 1 ब्रोमोप्रोपेन यानी CH3 CH2 Br, फिर ये कह रहा है कि 2 क्लोरोप्रोपेन CH3 CH और CH3 2 क्लोरोप्रोपेन, 2 ब्रोमोप्रोपेन CH3 CH और CH3 2 ब्रोमोप्रोपेन। देखो बेटा, अगर हम एल्काइल हैलाइड की बात करें तो 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड 1 डिग्री के कंपेयर में सबसे ज्यादा अच्छे से SN1 रिएक्शन देंगे, राइट। अब मैंने आपको ये तो क्लियर हो गया कि ये दोनों फास्ट देंगे पहले वालों से, तो आंसर ये भी नहीं हो सकता और ये भी नहीं हो सकता। लेकिन जब एल्काइल हैलाइड की बात करेंगे तो मैंने बताया था कि जिससे कार्बोकटायन आसानी से बन सके, जितनी जल्दी कार्बोकटायन बनेगा रेट ऑफ रिएक्शन उतना ज्यादा होगा। और हम लोग जानते हैं क्लोरीन में और ब्रोमीन में ब्रोमीन का साइज बड़ा होता है, तो कार्बन ब्रोमीन बॉन्ड बड़ा होगा, और बॉन्ड जितना बड़ा होगा बॉन्ड उतना ही वीक भी होगा, और बॉन्ड जितना वीक होगा जल्दी से टूट जाएगा, जितनी जल्दी टूटेगा कार्बोकटायन उतना जल्दी बनेगा। और करेक्ट आंसर क्या होगा बेटा, ऑप्शन नंबर डी, करेक्ट आंसर होगा बेटा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखिए मेरे बच्चों, इसने कहा है कि भाई SN2 रिएक्शन द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ एल्काइल हैलाइड, एक तरफ ध्यान रखना, ये हमारे पास मिथाइल है, इथाइल है, प्रोपाइल है, N प्रोपाइल है और फिर N ब्यूटाइल है।
आपको बताना है SN2 रिएक्शन कहां पर ज्यादा अच्छे से होगी। यह नया क्वेश्चन है भाई। ABCD 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 बताइए बेटा। भाई वाह, आपको पता है सर मिथाइल ए आंसर होगा, बिल्कुल सही आंसर है। देखो मैंने कोई हिंट नहीं दिया, मुझे पता है कि तुम्हें आ गया है अब। बहुत बढ़िया भाई, अगला क्वेश्चन देखिए बेटा। SN2 मैकेनिज्म प्रोसीड थ्रू द फॉर्मेशन ऑफ। SN2 रिएक्शन में क्या होता है? कार्बोकैटायन, ट्रांजिशन स्टेट, फ्री रेडिकल और कार्बो अनायन। एकदम क्लियर बेटा, एकदम क्लियर। ठीक है, अब मैं तो आपको एक कहानी बताता हूं, तुम्हारे मॉड्यूल के अंदर की कहानी बताता हूं। तुम्हारी मॉड्यूल में चाहे एक्सरसाइज नंबर 1 हो 2 हो, मतलब एक PYQ को छोड़कर, वो मैं बाद में कराता हूं। ठीक है, अब तुम देखो हमने एक टॉपिक पढ़ा और मॉड्यूल के सारे क्वेश्चन लग गए और आपने जब कभी भी अपनी DPP देखी होगी तो उसके भी क्वेश्चन आपसे लग गए होंगे। ठीक है, तो मुझे बताओ ऑर्गेनिक आसान लग रही है कि फिजिकल? शर्मा मत देना भाई, मेरे को शर्म ना जाए, फटाफट। ऑर्गेनिक सही में बहुत आसान सब्जेक्ट है अगर आप लॉजिक के साथ बढ़ो तो। ठीक है, अब मुझे बताओ, आप, मैं गारंटी दे कह सकता हूं जितने भी बच्चे आप बैठे हो ना, इसमें 95% बच्चे जो हैं, 95% बच्चे जो हैं, ठीक है, उनका एक एक क्वेश्चन करेक्ट है। आज एक भी बच्चे का आंसर ऐसा नहीं आया जिसने इनकरेक्ट करा हो। मतलब अगर उसने 20 क्वेश्चन करे, 20 के 20 करेक्ट। और देखो सबसे बड़ी बात, कोई कैलकुलेशन नहीं। ठीक है, कोई कैलकुलेशन नहीं, कोई फॉर्मूला नहीं, बस ये दिमाग जो स्ट्रक्चर को देखना जानता है सही तरीके से, जिसकी थोड़ी सी भी मेमोरी अच्छी है, ऑर्गेनिक में टाइम भी नहीं लगता। फिजिकल में, मतलब मैंने खुद भी, देखो मैं ये नहीं कहता कि फिजिकल खराब है, इनऑर्गेनिक बढ़िया है। मेरा कहने का मतलब है कि फिजिकल में एक क्वेश्चन में 1.5 से 2 मिनट लग जाते हैं, ऑर्गेनिक में 30 से 40 सेकंड, और इनऑर्गेनिक में तो 30, 15, 20 सेकंड ही लगते हैं। मैं तो बात कर रहा हूं कि ये दिमाग में जो तुम्हारे पाला हुआ था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को लेकर कि सर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत टफ है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत टफ है, तो भाई ये औकात है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। ठीक है, अब बात करते हैं भाई थोड़ा सा आगे। बट ये होता है बस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, क्या ऑर्गेनिक कह रहा हूं, वो फिजिकल में क्या होता है कि आपको फॉर्मूले पता है। ठीक है, आपको फॉर्मूले पता है, बस अप्लाई करने हैं, कुछ चीजें याद नहीं करनी, लॉजिक नहीं ढूंढने, तो बात ठीक है। अदरवाइज अब भाई हम बात कर रहे थे प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड्स की। ठीक है, अब आपको मैं देखो भाई, ठीक है, अब जरा देखो बेटा, एक छोटी सी बात समझना मेरी, कि अब हमें पढ़ना है। मैंने आप लोगों को जब मैं आप लोगों से वो करवा रहा था ना, क्या बोलते हैं, प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड पढ़ा रहा था, तो प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड में मैंने आपको एल्केन से बनाना सिखा दिया था, मैंने एल्कीन से बनाना सिखा दिया था। अब हम अल्कोहल की बात करेंगे, अल्कोहल की बात करेंगे। ठीक है, सबसे पहले जनरल प्रिंसिपल, जनरल प्रिंसिपल जो आप लोगों को याद रखना है, जनरल प्रिंसिपल ध्यान रखना है बेटा, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो पता क्या है? अगर आपके पास कोई भी अल्कोहल है, CH3 CH2OH, ये अल्कोहल है अमृत, इसको खराब करेंगे थोड़ा सा। आपको यहां पर कुछ रिएजेंट है, अगर आपको ये रिएजेंट दिख गए, जैसे सबसे पहला होगा क्या, मैंने लिख दिया PX3। PX3 का मतलब क्या हो सकता है? PCl3 हो सकता है, PBr3 हो सकता है, और PI3 हो सकता है, ये कुछ भी हो सकता है। ठीक है, PX3 का मतलब है PBr3, PCl3, PBr3, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अब जरा देखो बेटा, दूसरे कॉन्सेप्ट में क्या हो सकता है, दूसरी जगह पर क्या हो सकता है कि भाई PX5 भी हो सकता है, PX5, और PX5 में
हेलोजन जो होगा या तो वो क्लोरीन होगा या वो ब्रोमीन होगा, या कभी कभी पर ऐसा भी लिखा होगा बेटा P4 और Br2, ऐसा भी लिखा हो सकता है ब्रैकेट में। आप ये समझना कि फास्फोरस हेलोजन और फास्फोरस हेलोजन के कंपाउंड है, ठीक है। और तीसरा होगा हमारे पास क्या बेटा, थायोनिल क्लोराइड SOCl2, इसका नाम होता है थायोनिल क्लोराइड, थायोनिल क्लोराइड। तुम्हें कसम दे रहा हूं मैं क्या क्या बात बता रहा हूं, थोड़ा समझना, इंपॉर्टेंट है बहुत, ठीक है, इंपॉर्टेंट है बहुत जो जो मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। अब आपको एक बात ध्यान रखनी है कि आपको कभी भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इनमें से कुछ भी दिख जाए, ठीक है, SOCl2, PX5, PX3, आपका मेन काम होगा पता क्या, इस OH ग्रुप को रिप्लेस करना, ठीक है भाई, इस OH ग्रुप को रिप्लेस करना और इसकी जगह पर पता है क्या लगाना, हेलोजन लगाना। इस पर क्या लगाना, हेलोजन लगाना। कि हमने क्या कर दिया भाई, OH ग्रुप को माइनस कर दिया और भाई प्लस हेलोजन जोड़ दिया, तो यहां पर जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा CH3 CH2X, चाहे इन तीनों में से कोई हो, चाहे इन तीनों में से कोई हो। हेडिंग होगी बेटा प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड, प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड जो हमारी चल रही थी ना कंटिन्यू, SN1 SN2 के बाद प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड फ्रॉम एल्कोहल। अब एल्कोहल से करेंगे, पहले हमने हाइड्रोकार्बन से की थी, एल्केन से, ठीक है, फिर हमने एल्कीन से भी करके देखी थी, अब हम एल्कोहल से प्रिपरेशन करेंगे बेटा, ठीक है। याद हो गई ये बात, कर दोगे बात, यस और नो? बिल्कुल सही बात है, इथाइल क्लोराइड या इथाइल ब्रोमाइड जो भी आपका मन करे वो बना देना, ठीक है। अब जब ये आप लोग, ये थायोनिल क्लोराइड है बेटा, ठीक है, थायोनिल क्लोराइड, यहां पर भी आपके पास ऐसे बनेगा CH3 CH2 और Cl और SO2 गैस और HCl गैस, ये गैसियस प्रोडक्ट होते हैं, दोनों बाहर निकल जाएंगे, ठीक है, थायोनिल प्रोडक्ट और ये। और मैं आपको चलो तीनों रिएक्शन बता ही देता हूं, तीनों रिएक्शन बता ही देता हूं। यहां पर CH3 CH2X ये बनेगा, प्लस के बाय प्रोडक्ट में बनेगा बेटा H3 PO3 और प्लस के बैलेंस हो ही गया होगा, वाटर वगैरह भी निकलेगा क्या, वो हो गया जुगाड़, ठीक है। और भाई यहां पर बनेगा CH3 CH2X प्लस के POCl3 या POX3 प्लस के HCl। इसको नोट करिए बेटा, एक बार नोट कर लो, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, ठीक है, एक बार नोट कर लो। जब आप नोट कर लोगे तो आप लिख देना बेटा जी नोटेड, आप लिख देना बेटा नोटेड। फिर मैं अलग अलग पढ़ाऊंगा, ये तो मैंने याद दिलवाने के लिए बोला है कि हमें कभी कभी जो है ना बाय प्रोडक्ट की जरूरत नहीं होती। मैं आपको पहले बता देता हूं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 99% मेन प्रोडक्ट से काम होता है, और मेन प्रोडक्ट में मैंने आपको बता दिया कि भाई OH को रिप्लेस कर देंगे, हेलोजन लिख देंगे, ठीक है। ठीक है, अब जरा देखो बेटा कुछ रिएक्शंस है, ठीक है, कुछ रिएक्शंस है जो रिएक्शन आपको देखते ही करनी है, ठीक है भाई। जैसे मैंने कहा CH3OH और मैंने यहां पर पता है क्या लिखा हुआ है, PCl3। आपको बनाना है क्या बन सकता है, पहली रिएक्शन ये हो गई, दूसरी रिएक्शन होगी बेटा ये CH3 CH और CH3 OH PCl3। तीसरी इक्वेशन देखो भाई CH3 CH2 CH2 OH OH, यहां पर लिख दिया मैंने PBr3, ठीक है। फोर्थ इक्वेशन देखिए भाई CH3 CH और CH3 और OH, ठीक है। यहां पर मैंने लिख दिया बेटा PI3। प्रोडक्ट बनाना है
आपको मेन प्रोडक्ट बनाने से मतलब, रिएक्शन समझ में आ रही है कि नहीं? ठीक है, फिर उसके बाद फिफ्थ वाली इक्वेशन देखो भाई, फिफ्थ में क्या होगा, CH3, देखो OH PCl5, सिक्स में देखो भाई PCl5, PBr5। देखो बेटा, बेटा बाल कटवा दिए हमने, ठीक है, हीरो लग रहे थे हम, हीरो, जब बाल कटवा के आए थे उस टाइम पे। तो घर जाके देखा फिर हमें लग रहा कि हम बिल्कुल फिर वही लूल हो गए पहले की तरह। एक्चुअली में भाई मेरी बियर्ड बहुत बड़ी बड़ी हो गई थी। लोगों ने फिर बोलना शुरू कर दिया था कि सर तो बाहुबली नहीं लगते, सर तो कटप्पा हो गए हैं। मैंने कहा रुको, फिर अभी बाहुबली बन जाते हैं लंबी लंबी मूछों के साथ। हाँ चलो भाई, बताओ बताओ फटाफट, करेक्ट आंसर बताइए भाई और बहनों। मैच करने हैं, मैच करने हैं, देखो मैच करने हैं। क्या है, CH3Cl, CH3CH और CH3Cl, मेन प्रोडक्ट तो यही हो गया है ना, मेन प्रोडक्ट तो यही हो गए, CH3 CH2 ठीक है भाई। अब देखो आयोडीन है तो OH को आयोडीन से रिप्लेस कर दो, CH3 CH2 सॉरी CH और CH3 आयोडीन। आगे देखो बेटा, PCl5 का काम भी क्या होगा, OH को रिप्लेस करना। Cl आ गया, 5 मेंबर की रिंग हो गई, ये Cl हो गया, ये Cl हो गया। जहां पर OH हटेगा वहां पर Cl लग जाएगा, जहां पर OH हटेगा वहां पर Cl लग जाएगा। आप मुझे बताइए, ये साथ की साथ जो रिएक्शन आपने करी है, ठीक है, आपने बस एक बात ध्यान रखनी है जो मैंने आपको ध्यान करवाने वाली बात बोली थी कि पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कभी भी, पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कभी भी PX3 PX5 या SOCl2 आ जाए तो इनका काम ही होता है OH को रिप्लेस करके हैलोजन लगा देना। क्या काम होता है, OH को रिप्लेस करके हैलोजन लगा देना। अब भले ही, क्योंकि देखो मैकेनिज्म इसका इंपॉर्टेंट क्यों नहीं है मैं आपको बताना चाहता हूं। मैकेनिज्म इसका इंपॉर्टेंट इसलिए नहीं है क्योंकि इसमें कोई रीअरेंजमेंट, ठीक है, इसमें कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट है ही नहीं है रीअरेंजमेंट वगैरह वाला। तो जब फालतू की भसड़ है ही नहीं तो हम क्यों 15-20 मिनट ऐसे टॉपिक को पढ़ें जिससे क्वेश्चन नीट में आते ही नहीं है। ठीक है, हमने कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया, हमने कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया। सेवंथ रोंग कैसे हो गया, अच्छा 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 अच्छा, मैं चेक कर रहा था बेटा तुम ध्यान से पढ़ रहे होगे नहीं, यहां पर Br लगेगा, Br, हाँ लास्ट वाला Br होगा बेटा, मैंने क्लोरीन छोड़ दिया, वो मैं चेक कर रहा था तुम ध्यान से पढ़ रहे होगे नहीं। अब देखो मेरी काम की बात सुनो, ठीक है, अब काम की बात सुन लो नहीं तो मैं फिर तुम्हारी इलाज कर दूंगा बढ़िया सा। देखो, हाँ भाई, तो अब मुझे एक बात बताओ, क्या वास्तव में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की ये रिएक्शन अगर हमें एक बार याद हो गई तो फटाफट नोट कर लीजिए भाई, एक नोट पॉइंट यहां पर ऐसे लिख लो, ऐसे लिख लो, अपनी जहां पर भी आपने नोट करा होगा ना, आप एक एक ये मान लो, अपने मन में बांध लो, आपके मन में ये बात बन जानी चाहिए, पता है क्या, कि भाई ROH, ठीक है, जब कभी भी PX3 PX5 और SOCl2 के साथ रिएक्शन करेगा, रिएक्शन
करेगा तो हमेशा OH को हेलोजन से रिप्लेस करना है, हेलोजन X से रिप्लेस करना है। ठीक है, भाई बात क्लियर हो गई। मैंने आपको एक बार बताया था, चलो भाई पुराने बच्चों को तो मुझे पता है कि सारी बातें उनको याद है, ठीक है, सारी बातें उनको पता है कि भाई नोट पॉइंट्स जो मैं लिखवाता हूं उनका कितना इंपॉर्टेंस होता है। चाहे आज भी तुम उन लोगों से पूछ लेना कि अगर वो एक बार पढ़ना चालू कर देना तो वो ये नहीं सोचते कि 2 पेज पढ़ते हैं 3 पेज पढ़ते हैं, फिर वो समझते पूरा चैप्टर खत्म हो जाए। मुझे बस एक बात थोड़ी समझनी है आप लोगों से, जो नए बच्चे हैं, प्लीज रिक्वेस्ट है मेरी, पुराने बच्चे कमेंट ना करें अभी। नए बच्चों को वास्तव में अब मतलब पहले वाली क्लास में आपको दिक्कत लग सकती है, मैं मानता हूं। क्या अब आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में दिक्कत लग रही है? जो नए बच्चे हैं बेटा वो बताना है। और यहां पर मेरे लिए नए और पुराने में कोई डिफरेंस नहीं है, मैं कभी तुलना नहीं करता, पर यह बात मैं खुद मानता हूं कि जो पुराने बच्चे हैं ना उनको मैंने 11वीं में ना ऐसा तोड़ मरोड़ के पढ़ाया था, मतलब ऐसा पढ़ाया था, लाइफ टाइम मैंने उनको बोला ही थी यह बात कि मुझे नहीं पता कि आगे लक्ष्य में मैं आऊंगा कि कोई आएगा, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि तुम 11वीं में पढ़ो और तुम 12th क्लास में पढ़ने के बाद तुम ये कहो कि 11वीं में हमने ये नहीं पढ़ा था। मतलब अभी भी वो जो नए बच्चे होंगे ना, पुराने बच्चे, उनको पता है कि मैक्सिमम तो वही है सर जो पुराना था, लेकिन जो नए बच्चे हैं उनको भी अब मैं बिल्कुल ऐसा नहीं लगने दूंगा कि आप नए हो, क्योंकि देखो हर चीज तुम्हें समझ में आती जा रही है। SN1 SN2 तुम्हें समझ में आ गई, न्यूक्लियोफिलिसिटी तुम्हें समझ में आ गई, एरोमेटिसिटी में दिक्कत ही मैंने एक्स्ट्रा लेक्चर दे दिया। ठीक है, तो धीरे धीरे करके आपको भी किसी प्रकार से अपने को कम नहीं मानना है, ठीक है, और वो तुम्हें बता देंगे कि ये जो पॉइंट्स हैं कितने इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, अब सभी लोग बहुत बढ़िया कर रहे हैं, पुराने तो खैर और नए भी खैर। ठीक है, अब जरा देखो बेटा, ये रिएक्शन हमने समझ ली, ये रिएक्शन हमने कर ली। अब जो मैं तुम्हें इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूं वो क्या है, थोड़ा समझना। इंपॉर्टेंट बात क्या है जरा देखो, एक रिएक्शन का नाम है डार्जन रिएक्शन। आपके सिलेबस में डार्जन रिएक्शन, आपके सिलेबस में नेम रिएक्शन भी है ना, तो उन नेम रिएक्शनों में एक डार्जन रिएक्शन भी अच्छी रिएक्शन है, और ये रिएक्शन तुमने पढ़ रखी है पहले से भी। ठीक है, ये रिएक्शन तुमने ऑलरेडी पढ़ रखी है। अगर तुमने 11वीं में ऑर्गेनिक नहीं पढ़ी तो तुम्हें कोई जरूरत लग रही है क्या? नहीं पढ़ी, कोई बात नहीं, अब तो तुम सेम लेवल पे आ गए हो भाई। अच्छा, बैक स्लाइड करनी है क्या? लो कर ली, फटाफट नोट करिए भाई। टार्जन नहीं बेटा, टार्जन क्या वो ऐसे थोड़ा ही घूम रहा है, यहां पे पत्ते लपेट के घूमेगा और रिएक्शन दे देगा? डार्जन, डार्जन DARZEN, टार्जन नहीं भाई, टार्जन नहीं, डार्जन, डार्जन DAR। बेटा मूवी तो है टार्जन, 2-3 मूवी है, ठीक है, एक टार्जन द वंडर कार है, ठीक है, और एक वो है वो पत्ते लपेट के घूमता रहता है, टार्जन। आगे देखिए भाई, डार्जन रिएक्शन है, डार्जन। अब जरा देखिए बेटा क्या है इस रिएक्शन में, ये रिएक्शन तुमने ऑलरेडी पढ़ रखी है, बस मुझे थोड़ा सा इसको अंग्रेजी में लिखना है और कुछ नहीं है। और जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट में लिखूंगा, जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट में लिखूंगा वो इंपॉर्टेंट ही माने जाएंगे। ठीक है, पहला क्या है जरा देखिए, मैं कहूंगा एल्कोहल, एल्कोहल ऑन रिएक्शन, ऑन रिएक्शन विद, ऑन रिएक्शन विद alcohol on reaction with thionyl chloride SOCl2 gives alkyl halide along with HCl and sulfur dioxide gases। ठीक है भाई,
दिस रिएक्शन इज known as डार्जन रिएक्शन। ठीक है भाई। और दूसरी चीज एक और नोट पॉइंट ध्यान रखना है, रिएक्शन कैसे होगी बेटा, CH3 CH2OH, ये हमारे पास एल्कोहल होगा। ठीक है, और यहां पर लिखा हुआ SOCl2, और मैंने तो पहले ही बोला है कि भाई ये रिएक्शन मैंने पढ़ा दी है, आप OH को रिप्लेस कर दोगे, क्लोरीन लगा देना, CH3 CH2Cl, साथ में SO2 गैस और HCl गैस, ये मैंने आप लोगों को बनाया भाई। अब मैं आपको एक बात बता देता हूं कि मैंने इसको अलग से क्यों पढ़ाया, या एनसीईआरटी वाले या नीट वाले इसको इतना महत्व क्यों देते हैं। देखो, तीनों मेथड से हम अल्कोहल से अल्काइल हैलाइड बना सकते हैं, तीनों मेथड से हम अल्कोहल से अल्काइल हैलाइड बना सकते हैं। बेस्ट मेथड है, पता है क्यों? क्योंकि जरा देखो, अगर मैं यहां पर कोई अल्काइल हैलाइड बनाता हूं तो उसके साथ में एक और लिक्विड बनेगा H3PO3, यानी बाय प्रोडक्ट। यहां पर भी मेरे पास H3PO3 ऐसे कोई दूसरे प्रोडक्ट भी बनेंगे, जिनको अलग अलग करने के लिए मुझे बड़ी मुश्किल हो सकती है, या मुझे और स्टेप करने पड़ेंगे और परक्रम करने पड़ेंगे। ठीक है, बट मैं आपको बताना चाहूंगा, जब हम थायोनिल क्लोराइड लेते हैं तो हमारे पास बाय प्रोडक्ट सल्फर डाइऑक्साइड गैस और HCl गैस होती है। अब आप मुझे बताइए, अगर हमारे पास एक लिक्विड है, उसके अंदर गैस भरी हुई है, तो लिक्विड के अंदर से गैस बुलबुले बनकर बाहर निकल जाती है भाई, बुलबुले बनकर बाहर निकल जाती होगी। तो भाई जरा देखो, इसी कारण क्या हुआ कि इसके बाय प्रोडक्ट को हटाने के लिए या अलग करने के लिए हमें मेहनत नहीं करनी पड़ती, गैस होने के कारण दोनों खुद से अलग हो जाते हैं, और जो प्रोडक्ट होता है वो हमें प्योरेस्ट फॉर्म में ऑब्टेन होता है। ठीक है, हमें प्योरेस्ट फॉर्म में ऑब्टेन होता है, और यही कारण है, इसी वजह से हम डार्जन रिएक्शन को इन तीनों मेथड में सबसे अच्छा मेथड मानते हैं। ठीक है, अब जरा देखो भाई, नोट पॉइंट, जो नोट पॉइंट है वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनके ऊपर भी क्वेश्चन है। ठीक है, तो हम कहेंगे दिस इज द बेस्ट मेथड, दिस इज द बेस्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ alkyl halide from alcohol। ठीक है, बिकॉज in this method alkyl halide is obtained in purest form, in pure form, ड्यू टू, क्या बोलते हैं उसको, अरे पता नहीं यार, इंग्लिश में कुछ कहते होंगे। ठीक है, हिंदी में आ गया भाई मैं, क्योंकि सल्फर डाइऑक्साइड और HCl गैस होती है, और वो इजीली रिमूव हो जाती है, रिमूव हो जाती है। ठीक है बेटा, हाँ कोई बात, इवोल्यूशन, हाँ इवोल्यूशन शब्द था वो, प्योर फॉर्म ड्यू टू इवोल्यूशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड एंड HCl गैस फ्रॉम द प्रोडक्ट मिक्सचर। ठीक है, कोई बात नहीं बेटा, तुम समझ गए ना, बस यही है। ओए, ये कौन बोल रहा है, इलिटरेट, पढ़ा लिखा हूं मैं, लेकिन कोई बात नहीं, अगर तुम्हें लगता हो तो ठीक है बेटा। मैं ग्रामर चेक कर रहा था, क्योंकि मैंने 2 बार बिकॉज कर देता तो सेंटेंस खराब हो जाता ना, 2 बार अगर बिकॉज लिख देता तो सेंटेंस ही खराब हो जाता, इसलिए मुझे इतनी समझ तो है ग्रामर की, 2 बार बिकॉज नहीं लिखते, क्योंकि लिबरेशन वॉज द करेक्ट वर्ड, इवोल्यूशन या लिबरेशन वॉज द करेक्ट वर्ड,
उस टाइम पे मैं इंस्टेंटली भूल गया था, लेकिन चलिए खोलिए, मतलब भूल जाइए, खोलिए कह रहा हूं क्या यार। तो भाई ये रिएक्शन समझ में आ गई कि नहीं आ गई, कि अल्कोहल की रिएक्शन SOCl2 के साथ कराने पर अल्कोहल से अल्काइल हैलाइड बनता है। इस रिएक्शन को हम डार्जन रिएक्शन कहते हैं। और ये तीनों मेथड में अच्छा मेथड होता है, क्योंकि अरे भैया भैया पानी गिर गया। अब देखो भाई आगे एक और बात ध्यान रख लेना है। यहां पर मैं पढ़ाने वाला नहीं हूं, बस ऐसे ही लिख देता हूं। ऐसे यहां पर एक और नोट पॉइंट है, क्योंकि अब मैं अगर इस पॉइंट को लिख देता हूं तो मैं गारंटी देता हूं कि तुम्हारी नोटबुक में या तुम्हारे मॉड्यूल में एक सिंगल क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो तुमसे ना हो पाए, सारे हो जाएंगे। ठीक है, कि भाई दिस रिएक्शन फॉलो। अगर आप ध्यान से देखो तो OH भी एक न्यूक्लियोफाइल है और क्लोरीन भी एक न्यूक्लियोफाइल है। तो बेटा ये एक तरह की सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ही तो हुई भाई, ये एक तरह की सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ही तो हुई कि OH को क्लोरीन ने सब्स्टिट्यूट कर दिया। तो हम कहेंगे दिस रिएक्शन फॉलो SN2 मैकेनिज्म, कि ये भी एक न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन ही है, लेकिन और न्यूक्लियोफिलिक में भी कौन सी, SN2। अब ये आपने नोट कर लिया तो मैं आगे बढ़ना चाहूंगा भाई। अब अगर ये आपने नोट कर लिया हो तो मैं आगे बढ़ना चाहता हूं। अब यस, अब अगर तुमने नोट कर लिया हो तो मैं आगे बढ़ना चाहता हूं फटाफट। पहला क्वेश्चन है द रिएजेंट यूज टू गेट एल्काइल हैलाइड फ्रॉम एल्कोहल। आप बताइए द रिएजेंट यूज टू गेट एल्काइल हैलाइड फ्रॉम एल्कोहल। द रिएजेंट यूज टू गेट एल्कोहल, यूज टू गेट एल्काइल हैलाइड फ्रॉम एल्कोहल। आपको याद हो गया PCl5 भी हो सकता है, SOCl2 भी हो सकता है। करेक्ट आंसर होगा बेटा ऑप्शन नंबर सी, एकदम करेक्ट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। इसने कहा कि फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड फ्रॉम एल्कोहल, एल्कोहल से एल्कोहल हैलाइड बनाने के लिए विच अमंग द फॉलोइंग कैन नॉट बी यूज, इनमें से कौन सा यूज नहीं होता है, इनमें से कौन सा यूज नहीं होता है, ABCD। ABCD। आपको एल्कोहल से क्या बनाना है, जैसे मान लीजिएगा एल्कोहल हमारे पास अमृत वाला यूज करते हैं हम लोग, और मुझे यहां पर क्या बनाना है भाई, CH3CH2Cl। बिल्कुल सही बात। मैंने आपको PCl5 के बारे में बताया, SOCl2 के बारे में, PCl3 के बारे में बताया, लेकिन इसके बारे में नहीं बताया था। इसका मतलब ये नहीं लेते होंगे। डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई। अब जरा देखिए बेटा, ROH रेड फॉस्फोरस व आयोडीन, रेड फास्फोरस से आयोडीन का मतलब है आप इसको PI3 मान के चलिए, PI3 मान के चलिए। ठीक है, इसमें क्या बनेगा, कौन सा बनेगा, H3PO2, H3PO3, H3PO4, HPO3। देखो याद करो, मैंने बाय प्रोडक्ट लिखवा दिया था, बाय प्रोडक्ट मैंने लिखवा दिया था बेटा यहां पर स्टार्टिंग में ही, कि ध्यान रखना है जब PX3 होगा, इसको हटा देना यहां पर, क्योंकि एक फास्फोरस के साथ 3 आयोडीन आते नहीं है, छोटा करो। जब हमारे पास PI3 होगा टाइप से, तो PI3 में H3PO3 बनेगा, H3PO3। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। तो भाई बदलापुर बन गया आपके पास। ठीक है, बदलापुर कह लो, बाहुबली कह लो, जो तुम्हारा मन करे वो कह लो। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए भाई।
ये रिएक्शन करना बेटा, ये रिएक्शन करो फटाफट। ये दोनों रिएक्शन मैंने करवाई थी यार कभी पहले आपको। देखो ध्यान रखना है, पहले आपको H+ लेना है, ठीक है। आप ये वाली रिएक्शन मैंने पुराने वालों बच्चों को करवाई है, अभी वाले बच्चों को भी करवाऊंगा। ऐसा नहीं है कि करवाऊंगा नहीं, अभी वाले बच्चों को भी करवाऊंगा। पता है कैसे? कि अभी अल्कोहल वाला चैप्टर जब आएगा ना, तो ये रिएक्शन वापस से रिपीट होगी सेम टू सेम, ठीक है। और अभी मैं आपको ये बता देता हूं कि अगर मैं इधर देखता हूं बेटा, ये मेरे पास इलेक्ट्रोफाइल है, H+ क्या हो गया? इलेक्ट्रोफाइल। और यहां पर ये क्या हो गया? न्यूक्लियोफाइल। ऑक्सीजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो बेसिकली H+ आकर इस पर चिपक जाता है। और जब H+ इस पर चिपकेगा, मैकेनिज्म बता रहा हूं मैं, H+ जब इस पर चिपकेगा तो CH3 CH3 H CH और CH3 यहां पर बन जाएगा OH, ठीक है, OH2 का होल ट्वाइस। आपको याद होगा बेटा, हम लोग क्या करेंगे यहां पर कि भाई वाटर मॉलिक्यूल को निकालकर कार्बोकेटाइन बनाएंगे, ये वाला CH3C। लास्ट ईयर मैंने आपको डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल पढ़ाया था ना भाई, लास्ट ईयर जो डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल पढ़ाया था, वहां पर ध्यान देना है। तो ये बन गया कार्बोकेटाइन, ठीक है, ये बन गया बेटा कार्बोकेटाइन। अब देखो बस इतना ही था जो था, अब तो नए वाले बच्चे भी इसको आराम से समझ लेंगे, ठीक है। आपको एल्कीन बनानी है बेसिकली, ठीक है। अब आप मुझे बताइए, इस कार्बोकेटाइन को पहले हम क्या करेंगे? रीअरेंज। पहले क्या करेंगे? रीअरेंज, बिकॉज ये 2 डिग्री कार्बोकेटाइन है। अगर हाइड्रोजन इधर से इधर आ जाए तो हमारे पास रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन हो जाएगी CH3C CH3 पॉजिटिव चार्ज CH2 और CH3। तो यहां पर हमने क्या कर दी बेटा? रीअरेंजमेंट, रीअरेंजमेंट। और उसके बाद हम क्या करेंगे बेटा? एलिमिनेशन ऑफ H+, ठीक है, H+ को एलिमिनेट करेंगे, एल्कीन बन जाएगी। और आपको याद होगा 2 साइंटिस्ट थे, एक था सेजेफ, एक था होफमान, लास्ट ईयर। और सेजेफ कहता था कि भाई कार्बोकेटाइन के दोनों तरफ अगर दोनों प्रकार के कार्बन अलग अलग होंगे तो आप उस वाले कार्बन से हाइड्रोजन को निकालना जिस पर पहले से ही कार्बन की संख्या कम होगी, हाइड्रोजन की संख्या कम होगी। तो भाई यहां पर हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा? CH3 CH3 डबल बॉन्ड CH और CH3। आपने अब देखो भाई, ये हमारे पास मेजर प्रोडक्ट बन गया। कहां पर? यहां पर बन गया, क्या बोलते हैं इसको? ए जो है मेजर बन गया यहां पर। माइनर क्या होगा? उसको गोली मारो। फिर उन्होंने क्या कहा कि ए को ले लो, HBr के साथ रिएक्शन कर लो। यहां से आगे की रिएक्शन आप लोग जानते ही हो, HBr की रिएक्शन करानी है, वो भी परोक्साइड की एब्सेंस में नहीं, परोक्साइड की एब्सेंस, सॉरी प्रेजेंस में नहीं, एब्सेंस में। तो यहां पर क्या होगा बेटा? Br आपके पास कहां चला जाएगा? चाहे तो आप कार्बोकेटाइन बनाकर देख लेना, ठीक है, अगली बार। तो कार्बोकेटाइन जब आप बनाओगे तो CH3 CH3 और H2 CH3 पॉजिटिव चार्ज, नॉर्मल रिएक्शन होगी, और Br माइनस आएगा तो हमारे पास CH3 CH3 Br और यहां पर CH2 और CH3। तो 2 ब्रोमो 2 मिथाइल, मार्कोनिकोव रूल भी लगाओगे तो भी करेक्ट आंसर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब मुझे एक बात बताए, कोई भी पुराना बच्चा अभी आंसर नहीं देगा, मैं नए वाले बच्चों से पूछना चाहता हूं। हेलो हेलो नए बच्चों, प्लीज कमेंट करिए और अपना अपना नाम लिखिए फटाफट, कमेंट बॉक्स में अपना नाम लिखिए बेटा। हाँ, कुछ क्वेश्चन लंबे होते हैं, इसका मतलब यह नहीं है कि आप करना बंद कर दोगे। अपना अपना नाम लिखिए बेटा, जो नए वाले बच्चे जिन्होंने लक्ष्य इसी बार ज्वाइन किया है, प्लीज। अभय, शिवम, मुस्कान, बहुत बढ़िया। चूरन किसका नाम होता है भाई? ठीक है, ओके, डन। बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने इस बार जो है लक्ष्य में जन्म लिया है, मतलब लक्ष्य में प्रवेश लिया है, बहुत बढ़िया। अब सारे बच्चे शांत हो जाएंगे और मेरी एक छोटी सी बात बताएंगे। आप लोगों के पास एक कॉमन सेंस होगा, OH ग्रुप को हम आसानी से हटा नहीं सकते क्योंकि बिकॉज OH एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होता है। अब आप मुझे एक बात बताइए, जब हम हाइड्रोजन के साथ हीट करेंगे तो हीट का मतलब आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग जाएगा, पानी निकलेगा। H+ जो है इलेक्ट्रोफाइल है या नहीं, बस इतना बताओ, H+ इलेक्ट्रोफाइल है या नहीं?
H प्लस इलेक्ट्रोफाइल है या नहीं? यस और नो? आप कहोगे यस सर, H प्लस के पास इलेक्ट्रॉन नहीं है, इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो ये इलेक्ट्रोफाइल है। क्लियर हो गई बात? अब इलेक्ट्रोफाइल इस पूरे मॉलिक्यूल पर कहां अटैक करेगा? भाई मान लो आपको शादी करनी है और जिससे आपकी शादी होगी वो गांव के वो एक घर में रहती है। अब उसका मतलब ये तो है नहीं कि भाई तुम जाओगे गांव के किसी दूसरे हिस्से में और वहां पर कहोगे भाई मेरी शादी होगी आज इस घर में, है ना, या कोई दूसरे गांव में चले जाओगे, ऐसा तो नहीं होगा। आपको पर्टिकुलर वहीं जाना पड़ेगा जहां पर आपकी संगनी है। अब H प्लस को चाहिए भाई इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ये इलेक्ट्रोफाइल है, तो भाई ये ऑक्सीजन के पास जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है इनसे जाके अटैच हो जाता है, चिपक जाता है OH2। ठीक है, अब आपको थोड़ा आइडिया लग गया होगा कि ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज क्या होता है बेटा। ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज, आपने 8वीं क्लास या 9वीं क्लास में एक बात पढ़ी होगी कि मेटल जो है वो इलेक्ट्रॉन देकर कटायन बनाती है और नॉन मेटल जो होती है वो इलेक्ट्रॉन लेकर अनायन बनाती है, नेगेटिव चार्ज धारण करती है। अगर इसके विपरीत आप कुछ काम करोगे तो वो अनस्टेबल हो जाएगी। अब हमें यह बात पता है कि भाई ऑक्सीजन एक नॉन मेटल है, नॉन मेटल, उस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया क्योंकि ऑक्सीजन का दिल, ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉनों का दिल H प्लस पे आ गया था। और तुम्हें पता होता है कि जब कोई मुसीबत में होता है तो सबसे पहले हम तो सामने हेल्प के लिए खड़े होते हैं और इस बात का ध्यान नहीं देते कि आगे चल के हमारा भी कटेगा। समझ रहे हो मेरी बात? अब ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन जो है उसने हाइड्रोजन को दे तो दिए, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन देता है उस पर कैसा चार्ज आता है? पॉजिटिव। अब ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज, नॉन मेटल पे पॉजिटिव चार्ज का मतलब है बदनाम होना, संसार में मुंह काला हो जाना। ठीक है, कि भाई नाम बड़ी बड़ी बातें करता था, नॉन मेटल है, नॉन मेटल है, इलेक्ट्रॉन लेगा, इलेक्ट्रॉन लेगा। बताओ, इलेक्ट्रॉन लिए इसने दे दिए, इसने तो कलंक लगा दिया अपनी पूरी उस पे सोसाइटी पे नॉन मेटल की। अब भाई ऑक्सीजन चाहता है कि किसी तरीके से मैं अपना वो क्या बोलते हैं, अपना वर्चस्व वापस लेके आऊं, मेरा बहुत नाम खराब हो गया है। तो ऑक्सीजन क्या करता है कि इन इलेक्ट्रॉनों को लेकर, जो कार्बन ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाए हुए थे, इनको लेकर बाहर निकल जाता है। और वाटर बाहर निकलने के बाद, क्योंकि कार्बन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कम है, कार्बन को कोई भी थप्पड़ मार के उसके इलेक्ट्रॉन छीन लेता है और यहां बना देता है कार्बोकटायन। अब ये प्रोसेस मैं मान लेता हूं कि यहां तक आपको अब समझ में आ गया, पहले नहीं आया होगा। ठीक है, कि भाई यहां पर आपने ऐसा कर लिया। और मैं आपको एक बात और गारंटी देता हूं, अगर इतना सब भरोसा दिखाते हो ना, इतना 1% भी, जिस दिन इस चैप्टर का नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होगा, अल्कोहल फिनोल ईथर, मैं गारंटी दे रहा हूं कि इस टाइप के बड़े से बड़े क्वेश्चन, इस टाइप की कितनी भी रिएक्शन हो, अगर फिंगर टाइप पे ना करवा दी तो भाई साहब नाम पलट देना, अगली क्लास नहीं लूंगा। ठीक है, यह बात ध्यान रख लेना। तो कहीं पर भी अपने आप को डाउन फील नहीं करना है कि यार ये नहीं आया तो पता नहीं क्या नहीं होगा। फिर वापस से यहां आने के बाद तुम्हारे अंदर का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फिर से जाग जाएगा कि सर ये 2 डिग्री कार्बोकटायन है, इसमें रीअरेंजमेंट चेक करते हो सकती है कि नहीं हो सकती। तो मैंने ये हाइड्रोजन जब इधर दूंगा तो यहां पर पॉजिटिव चार्ज आएगा और यहां हो जाएगा CH2, बिकॉज 2 डिग्री हाइड्रोजन, जो 2 डिग्री कार्बोकटायन है, वो 3 डिग्री में रीअरेंजमेंट कर सकता है। मैंने कर दी भाई। अब यहां आने के बाद देखो, छोटी सी चीज थी, आपको यह पता होना चाहिए कि मुझे हाइड्रोजन उस वाले कार्बन से निकालना है, मतलब एडजेसेंट कार्बन से, जहां पर पहले से ही कार्बन के पास कम हाइड्रोजन की संख्या है। इस बात को अगर आप भूल गए हो, आपको याद ना हो, तो अभी नोट कर लो, यहीं पे नोट कर लो कि ऐसा सिर्फ इस रिएक्शन में नहीं, ऐसा पूरी केमिस्ट्री में करना है। ऐसा पूरी केमिस्ट्री में करना है कि अगर कार्बोकटायन के एडजेसेंट से आपको H प्लस रिमूव करना है तो आप वहां से करेंगे जहां पर पहले से ही हाइड्रोजन की संख्या कम हो। यह एक रूल का नाम है जिसको कहते हैं सेजेफ रूल। ठीक है, यह पढ़ाया था मैंने, पर कोई बात नहीं है, अगर बाद में आएगा दोबारा फिर पढ़ाऊंगा। अब जैसे ही ये हाइड्रोजन हटा तो यहां पर डबल बॉन्ड बन गया। अब ये एल्कीन है मेजर, ये एल्कीन आ गई मेजर। अब आगे देखो बेटा, जब हमारे पास एल्कीन आ गई, और मैंने आपको ये बात बताई हुई थी स्टार्टिंग में ही कि एल्कीन का मतलब है पाई बॉन्ड का होना। इस दुनिया में जिसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है या जिसके पास पाई इलेक्ट्रॉन है, उनको न्यूक्लियोफाइल कहते हैं। अब HBr के पास 2 चीजें, एक H प्लस और एक Br माइनस। ठीक है, तो HBr का जो H है वो यहां पर अटैक करके 3 डिग्री कार्बोकटायन बना लेता है, बिकॉज ये स्टेबल भी है। ठीक है, वो स्टेबल भी है। और जैसे ही आपके पास, अरे मैं मैकेनिज्म के हिसाब से बता रहा हूं, आपके पास कार्बोकटायन बन गया, Br माइनस लग गया, लेकिन यहां पर देखो क्या लिखा हुआ है, इन द एब्सेंस ऑफ पेरोक्साइड,
इन द एब्सेंस ऑफ पेरोक्साइड, यानी मैंने जो किया वो बिल्कुल ठीक किया, कार्बोकटाइन बनाकर ही हमें प्रोडक्ट बनाना है। अगर मैं लिखता इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, फिर आपको कुछ नहीं करना था, सीधा सीधा एंटी मार्कोनिकोव रूल लगाना था। कुछ नहीं करना था, सीधा सीधा एंटी मार्कोनिकोव रूल कर लगाना था। तो देखो बेटा, यहां पर मेजर बनेगा ये 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन, और ये हमारे पर ये एल्कीन। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, चेक कर लो। एल्कीन कौन सी होनी चाहिए भाई? एल्कीन कौन सी होनी चाहिए भाई? इन्होंने कुछ मेजर माइनर पूछा है क्या? मेजर एल्कीन हमारे पास ये होगी। रुको रुको रुको, इन्होंने बॉन्ड गलत बनाया हुआ है। यहां पे 5 बॉन्ड थोड़ा ही बनाएगा कार्बन। रुको बेटा, ये कार्बन ने 5 बॉन्ड बना रखे हैं, तो उनसे जो ऑपरेटर भैया है उनसे गलती हो गई होगी। ध्यान से देखना, एक ही बॉन्ड था CH3, उन्होंने कॉपी पेस्ट मार दिया होगा। देखो ध्यान से, अब ठीक है, अब ठीक है भाई। अब बताओ बेटा, करेक्ट आंसर क्या होगा? बिल्कुल करेक्ट है भाई, चाहे तो चेक कर लेना, तुम्हारे मॉड्यूल में भी ये क्वेश्चन पक्का होगा। तो भाई करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जिसमें दोनों मेजर आ गए, पहली रिएक्शन का भी और दूसरी रिएक्शन का भी। नोट कर लो भाई, पहली रिएक्शन का भी और दूसरी रिएक्शन का भी भाई, नोट कर लो फटाफट। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। आगे देखिए भाई, आगे देखिए। बैक स्लाइड करनी है, बैक स्लाइड कर लो भाई, नोट कर लो जिसको करना हो, नोट कर लो जिसको करना हो, ठीक है। कर दिया बेटा, बैक स्लाइड कर दिया, बैक स्लाइड कर दिया, कोई बात नहीं। सेजेट रूल नहीं बेटा, सेजेफ रूल, सेजेफ रूल। सेजेट नहीं होता वो, कोई हवाई जहाज थोड़ा ही है कि सेजेट है। डन। चलिए, ये वाला क्वेश्चन अभी समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं, अभी नहीं समझो उसको, ठीक है। ये अपने आप आएगा आगे, जब दोबारा ये रिएक्शन पूरी आएगी ना डिटेल में। ये क्वेश्चन एक्स्ट्रा में अल्कोहल की रिएक्शन का आ गया, और अल्कोहल तुम्हें पता है, अल्कोहल तो हम पढ़ ही नहीं रहे, है ना, अल्कोहल तो अभी हम पढ़ ही नहीं रहे। हाँ, देखो बेटा, आपने यहां देखो, नई रिएक्शन का नाम है, और इस रिएक्शन का नाम समझना भाई फटाफट, क्या है? ग्रुव प्रोसेस। क्या होगा भाई? ग्रुव प्रोसेस, इसको लिखेंगे ग्रुप प्रोसेस, ग्रुप प्रोसेस। ये हेडिंग है भाई, नेम रिएक्शन है, ये ध्यान रखना है थोड़ा सा। अब इसको थोड़ा समझना बेटा, ये भी अल्कोहल से ही बनाएंगे हम। अब जरा देखो बेटा, हम कहेंगे अल्कोहल, अल्कोहल ऑन रिएक्शन विद, ऑन रिएक्शन विद ऑन रिएक्शन विद HCl, ठीक है भाई, या हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है, ये HCl कह लो आप इसको, ठीक है भाई। अल्कोहल ऑन रिएक्शन विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl इन प्रेजेंस ऑफ, इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस, एनहाइड्रस का मतलब होता है सूखा, ठीक है भाई, एनहाइड्रस का मतलब होता है सूखा, एनहाइड्रस ZnCl2 gives
एल्काइल क्लोराइड, एल्काइल क्लोराइड एंड this reaction is known as, and this reaction is known as ग्रुप प्रोसेस, ग्रुप प्रोसेस। ठीक है, ये आपको अंग्रेजी लिखनी है बेटा और रिएक्शन को समझना है क्या होगा। आपको कुछ ऐसे दे रखा होगा, अल्कोहल CH3 CH2OH, ठीक है, CH3 CH2OH, और यहां पर दे रखा होगा HCl, ठीक है, और यहां पर दे रखा होगा एनहाइड्रस ZnCl2। और पता है प्रोडक्ट क्या बनेगा आपके पास? आपको प्रोडक्ट ऐसे बनाना है कि यहां से वाटर मॉलिक्यूल आप बाहर निकाल देना, वाटर मॉलिक्यूल आप बाहर निकाल देना और Cl को इसके साथ कनेक्ट कर देना। तो यहां पर बनेगा हमारे पास CH3 CH2 और Cl, CH2 CH2 Cl प्लस के H2O, ऐसे मान लेना। या भाई CH3 CH CH3OH, यहां पर लिखा हुआ HCl इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस ZnCl2, ठीक है, ZnCl2। तो फिर से आप क्या करोगे बेटा, आप लोग यहां से वाटर निकाल दोगे, यहां से वाटर निकाल दोगे, क्लोरीन को इसके साथ जोड़ देना। रीअरेंजमेंट वगैरह का कोई केस इसमें होता नहीं, रीअरेंजमेंट वगैरह का कोई जुगाड़ इसमें है नहीं, ठीक है, इसीलिए मैकेनिज्म कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, ध्यान रखनी है आपको बात। तो ये रिएक्शन को हम ग्रुप रिएक्शन कहते हैं, इसको नोट करना है। और फिर जो इंपॉर्टेंट बात है इसकी, वो मैं आपको समझाने वाला हूं बहुत जल्दी, ठीक है। नोट करिए भाई फटाफट इसको, अगर नोट हो गया हो तो, ग्रुप प्रोसेस को। लुकास टेस्ट इसके बाद है बेटा, लुकास टेस्ट के बाद है। जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। अरे भैया हेलो, ई का हो गया? ठीक है, स्क्रीन ठीक हो गई, स्क्रीन ठीक हो गई, ठीक है। पीछे देखो, पीछे पीछे मैंने देख लिया, ठीक है। भाई साहब मेरा गाना सुन के ना ये बोर्ड भी परेशान हो गया कि भाई इतना बेसुरा मत गा तू, ठीक है। खैर, अब ये रिएक्शन हमने कर ली। अब भाई हम एक वो पढ़ाएंगे आपको, क्या बोलते हैं, लुकास टेस्ट। क्या पढ़ाएंगे? लुकास टेस्ट। लुकास टेस्ट जो है वो ग्रुप प्रोसेस का ही भाग है। लुकास टेस्ट ये लैब में होता है और भाई इसको मैं पढ़ाने वाला हूं आपको, ठीक है। मैं कुछ ढूंढ रहा हूं, कुछ जुगाड़ मेरे को मिल जाए तो, ठीक है, मैं कुछ ढूंढ रहा हूं, कुछ जुगाड़ मिल जाए तो मेरे को। कुछ चूरण वूरण है, कोई चूरण वूरण टाइप का है कुछ? हाँ वही दे दो यार, वो पानी में घुल जाता है। शुगर, व्हाइट शुगर, व्हाइट शुगर नहीं, चूरण चाहिए, चूरण। ठीक है, चूरण ला दे भाई, और 1-2 गिलास लिया। हाँ अल्कोहल भी होगा यहाँ पे, वो सैनिटाइजर, सैनिटाइजर है, वही ला दे बस, वही ला दे, सैनिटाइजर ला दे। हाँ भाई, हाँ भाई, हेलो 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 हेलो, बात सुन तो नहीं ली? किसी ने बात तो नहीं सुन ली? सुन लो, ऐसी बात नहीं करा सुना करते। तो भाई हम तुम्हें एक एक्सपेरिमेंट करके दिखाएंगे और फिर करवाएंगे। सोच रहे कोई चूरण वूरण मिल जाए, ठीक है, चौक होती नहीं ना यहाँ पर, वैसे बोर्ड है,
ये वाला पैन है तो चूरन मिलता नहीं है भाई, लेकिन अभी मैंने कुछ मंगवाया है, आने वाला है, युगांडा से ला रहे हैं लोग। ठीक है, आपको यह समझना पड़ेगा, ये छोटी सी बात समझनी पड़ेगी कि मान लीजिएगा मेरे पास एक बीकर है, मेरे पास एक बीकर है, ठीक है, और बीकर में मैंने अल्कोहल लिया और पानी लिया। ठीक है, बीकर में मैंने अल्कोहल लिया और पानी लिया। आप मुझे बताइए, क्या आयनिक कंपाउंड पानी में घुलते हैं? क्या आयनिक कंपाउंड पानी में घुलते हैं? बोलिए यस और नो। इज आयनिक कंपाउंड्स या आर आयनिक कंपाउंड्स आर सोल्यूबल इन वाटर और नॉट? बोलिए हाँ या ना का जवाब दीजिए, तो मुक्का मार दूंगा फटाफट। घुल जाते हैं, यस सर, घुल जाते हैं। बेटा अल्कोहल का मतलब वो वाला अल्कोहल नहीं था, दूसरे टाइप का अल्कोहल है, तुम्हें बताऊंगा अभी थोड़ी देर में बताऊंगा, किसी के सामने नहीं बोलते, पता तो तुम्हें है नहीं, घुल जाते हैं। अच्छा, ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड पानी में घुल जाते हैं क्या? ऑर्गेनिक कंपाउंड पानी में घुल जाते हैं क्या? बताइए। ऑर्गेनिक कंपाउंड पानी में घुल जाते हैं क्या? आप कहोगे नहीं सर, ऑर्गेनिक कंपाउंड पानी में नहीं घुलते, लेकिन कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड ऐसे होते हैं जो पानी के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेते हैं, है ना। अब आप लोगों ने कई बार देखा होगा कि भाई कुछ लोग, देखो अभी मैं क्या करूं यार, लुकास टेस्ट का पार्ट है तो मैं क्या कर सकता हूं। मान लीजिए ये मैंने पानी मिलाया, ठीक है, ये पानी है, और पानी में अगर मैं अल्कोहल मिला दूं, हालांकि मेरे पास है नहीं अल्कोहल, जुगाड़ करा जा रहा है, कहीं से सैनिटाइजर वैनिटाइजर उठा लाएं, ठीक है, पूरी कोशिश है लाने की। अब मेरे पास अगर मैं अल्कोहल इसके अंदर डाल दूं, मान लो दूसरी बोतल में है तो पानी ही, लेकिन मान लेते हैं मैंने भाई पानी मिला दिया, और भाई हमारे पास जो बन गया है, ये बन गया है, क्या बन गया है? सॉल्यूशन बन गया है कि नहीं? ये क्या बन गया? सॉल्यूशन बन गया है, और इसके अंदर अल्कोहल भी है और इसके अंदर पानी भी है। अब तुम मुझे देख के बताओ, अल्कोहल और पानी के कोई पार्टिकल को हम अलग अलग देख सकते हैं क्या? आप लोगों ने पिक्चरों में देखा होगा, कभी लाइव भी देखा होगा, हालांकि बहुत छोटे बच्चे लाइव नहीं देखा होगा तो ज्यादा अच्छा है, पिक्चरों में देखा होगा कि पानी भी होता है, अल्कोहल भी होता है, लेकिन कहीं भी अल्कोहल और पानी के पार्टिकल को डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते, अलग अलग नहीं कर सकते, क्योंकि वो एक होमोजीनियस सॉल्यूशन होता है, ट्रू सॉल्यूशन होता है। बोलो हाँ या ना। आप कह रहे हो सर बात तो सही है, तो मैंने क्या काम करा कि ये मेरे पास जो सॉल्यूशन है, बेसिकली इस सॉल्यूशन में अल्कोहल भी है, अमृत भी है, C2H5O, मतलब जो भी अल्कोहल होगा, मैंने 3 डिग्री अल्कोहल ले लिया भाई, हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो ये भी करेगा और पानी भी है। मिला कुछ? हाँ मिल गया, मिल गया, मिल गया, मिल गया, आ गया भाई एक्सपेरिमेंट देखो। ठीक है, बस हो गया काम। हाँ स्पून दे दो, थैंक यू, थैंक यू, ठीक है, ठीक है, थैंक यू भाई। तो भाई जरा देखो, ये सैनिटाइजर है, ये आइसोप्रोपाइल अल्कोहल है, तो ये वो वाला अल्कोहल नहीं है जिसको तुम सोच रहे थे। अब देखो भाई, और भाई आइसोप्रोपाइल अल्कोहल को मैंने इसके अंदर खूब मिलाया, खूब मिलाया पानी के अंदर, अब ये कुछ बन गया। हाँ ठीक है, हाँ अब देखो भाई, कहीं पर भी आपको यह नहीं लगेगा कि इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो अलग अलग हैं। ब्लू नहीं है बेटा, वो ब्लू कलर मिला के रखते हैं, इसके पीछे भी एक कहानी है, बताऊंगा तुम्हें, इसके पीछे भी एक कहानी है, बताऊंगा। तो ये पूरा होमोजीनियस होता है। तो भाई इसी तरीके से आपको क्या मानना है कि अल्कोहल और पानी होमोजीनियस होगा। अब हुआ क्या कि मैंने इसके अंदर लुकाज टेस्ट डाल दिया। क्या डाल दिया बेटा? लुकाज रिएजेंट। लुकाज रिएजेंट क्या होता है भाई? कॉन्संट्रेटेड HCl प्लस के एनहाइड्रस ZnCl2, ये मान लो
या चलो HCl प्लस के एनहाइड्रस ZnCl2। हुआ क्या कि सॉल्यूशन तो यही रहेगा, हुआ क्या कि सॉल्यूशन तो यही रहेगा, लेकिन इस बार पता है क्या होगा, जिसको आप होमोजीनियस कह रहे थे ना, अब वो होमोजीनियस ना रहकर उसमें एक ऐसा कंपाउंड बनेगा जो पानी के अंदर नहीं घुलता होगा, जो पानी के अंदर नहीं घुलता होगा। जैसे मैंने कहा कि ये अगर देखा जाए अल्कोहल, इट इज वाटर सोल्यूबल, इट इज वाटर सोल्यूबल, बट इट इज वाटर इनसोल्यूबल, ये पानी में अच्छे से नहीं घुलता होगा। तो जब पानी में नहीं घुलेगा तो यहां पर जो पार्टिकल पानी में नहीं घुल रहे होंगे वो पानी वो यहां पर गंदगी की तरह से, यानी टर्बिडिटी, धुंधला कर देंगे इसको, इस पानी को क्या कर देंगे, धुंधला कर देंगे। यहां पर व्हाइट व्हाइट कलर के अलग अलग से पार्टिकल दिखने लगेंगे, यानी एक फोग सा बन जाएगा, और इस घटना को हम कहते हैं टर्बिडिटी। क्या कहते हैं बेटा, टर्बिडिटी, टर्बिडिटी कहते हैं, ठीक है, टर्बिडिटी कहते हैं बेटा इसको, टर्बिडिटी। अब जरा देखो, अगर मान लो ये मेरे पास अल्कोहल है और मेरे पास पानी है, और इसके अंदर मैं कुछ घोल लेता हूं, बस खुल जा, यस 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 यस। अब देखो बेटा, ये जो भी बन गया ये थोड़ा धुंधला बना या बिल्कुल क्लियर है, देख लो एकदम क्लियर है, धुंधला बना बेटा, एक बार धुंधला है, क्लियर है। हालांकि इसका रंग थोड़ा अलग है, वो व्हाइट कलर की टर्बिडिटी होती है। यहां पर मैंने ऐसे ही चाट मसाला से जो है बना दिया, समझा दिया आपको, ठीक है, चाट। हाँ, तो भाई ये धुंधलापन आ गया इसके अंदर, इसको कहते हैं टर्बिडिटी। अब आपको मैं बताता हूं ये टेस्ट क्या करता है, कैसे पता लगाते हैं कि कोई अल्कोहल जो है वो टर्बिडिटी देगा, ठीक है, और उसके अंदर किस किस प्रकार से हम पहचानेंगे कि वो 3 डिग्री है, 2 डिग्री है, 1 डिग्री है, ठीक है। अब जरा देखो बेटा, ध्यान रखना है आपको कि ये हमारे पास देखो, ये इनिशियल स्टेट है, ठीक है, ये इनिशियल स्टेट है, और ये क्या होगी बेटा, हमारे पास रिजल्ट है, ये रिजल्ट है। अब आपको मैं एक बात बताना समझाऊंगा कि हमारे पास 3 तरह के अल्कोहल होंगे, CH3C, CH3, CH3OH। आप HCl के साथ रिएक्शन करोगे और यहां पर क्या होगा बेटा, एनहाइड्रस ZnCl2, ठीक है। और जो भी हम टेस्ट करते हैं वो लैब में करते हैं, रूम टेम्परेचर पे, रूम टेम्परेचर पे हम टेस्ट करते हैं। तो भाई इस रिएक्शन के बारे में आप जानते हो कि हमारे पास प्रोडक्ट बनेगा CH3 और CH3। अब क्योंकि एल्काइल हैलाइड पानी के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं कर सकता और ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, ऑर्गेनिक कंपाउंड भी है, तो ये पानी के अंदर घुलेगा नहीं, है ना, टर्बिडिटी कर देगा, उत्पन्न कर देगा, और यहां पर बन जाएगा हमारे पास H2O, ठीक है, वाटर के अंदर हमारे पास इसकी टर्बिडिटी आ जाएगी। अगर ये टर्बिडिटी इमीडिएटली आ गई, अगर ये टर्बिडिटी इमीडिएटली आ गई तो आप समझ जाना कि वो अल्कोहल 3 डिग्री था, ठीक है, वो अल्कोहल 3 डिग्री था। अब जरा देखो बेटा, अगर हमारे पास अल्कोहल है CH3, CH और CH3OH प्लस के HCl, ठीक है, क्योंकि रिएक्शन हम कर रहे होते हैं रूम टेम्परेचर पे, ध्यान रखना है, रूम टेम्परेचर पे। तो भाई यहां पर हम लेंगे एनहाइड्रस ZnCl2, तो यहां से आप वाटर मॉलिक्यूल को बाहर निकाल देना और Cl को जोड़ देना, CH3CH। प्रोडक्ट बनाना तो तुम्हें आता है, लेकिन अगर यह भी पता लग जाए कि कितनी देर में बनेगा, तो भाई इसको बनने में एक्सपेरिमेंट में लगभग हमारे पास टर्बिडिटी जो आती है वो आती है आफ्टर 2 to 3 मिनट, 2 से 3 मिनट के बाद टर्बिडिटी आती है बेटा, ठीक है। जो टर्बिडिटी है, टर्बिडिटी
वो 2 से 3 मिनट, और यहां पर जो टर्बिडिटी आएगी इसकी वो आ जाएगी इमीडिएटली। और एक होगा हमारे पास ये CH3 CH2OH, हमारा अमृत HCl, और यहां पर लिखा होगा एनहाइड्रस ZnCl2। मैं आपको बताना चाहूंगा रूम टेम्परेचर पर यह रिएक्शन होती नहीं है। आप लिखोगे नो रिएक्शन, आप लिखोगे नो रिएक्शन, और जब रिएक्शन नहीं होगी तो टर्बिडिटी आएगी नहीं। ठीक है भाई, तो कोई टर्बिडिटी नहीं आएगी, ध्यान रख लेना है, कोई टर्बिडिटी नहीं आएगी। अगर कोई टर्बिडिटी नहीं आएगी तो हम आइडिया लगा लेंगे कि 1 डिग्री अल्कोहल है। अगर टर्बिडिटी 2 से 3 मिनट बाद आई तो 2 डिग्री अल्कोहल है, और अगर एकदम से आ गई तो 3 डिग्री अल्कोहल है। अब मुझे आप एक छोटी सी बात बताइए ईमानदारी से, तुम्हें कसम है तुम्हारे होने वाली की, ठीक है, और तुम्हारे होने वाली की, ठीक है, कि अगर मैं कंपेयर करूं अल्कोहल की रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या होगा। भाई देखो, जो जल्दी रिएक्शन करेगा वो टर्बिडिटी जल्दी देगा। अल्कोहल की रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या होगा, अल्कोहल की रिएक्टिविटी का ऑर्डर इस रिएक्शन के अंदर, यस आई एम फ्रॉम देवभूमि उत्तराखंड, बोलो भाई 3 2 1। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो हमने क्या कर दिया मेरे बच्चों, यहां पर हमने कहा रिएक्टिविटी ऑफ एल्काइल अल्कोहल, सॉरी रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल इन ग्रुप प्रोसेस और लुकास टेस्ट। बात एक ही होगी, टेस्ट का नाम लुकास है, रिएक्शन का नाम ग्रुप्स रिएक्शन है, ग्रुप्स प्रोसेस है। तो वो हमारे पास हो जाएगी 3 डिग्री अल्कोहल, फिर 2 डिग्री अल्कोहल, और भाई फिर हमारे पास 1 डिग्री अल्कोहल। ये बात हमें समझ में आ गई, एकदम क्लियर है भाई। अच्छा, अगर मैं रिएक्टिविटी चेक करता हूं, रिएक्टिविटी ऑफ HX एसिड्स, तो एक तरफ मैंने लिखा HF, एक तरफ लिखा मैंने HCl, एक तरफ लिखा मैंने HBr, और एक तरफ लिखा मैंने HI। इसकी रिएक्टिविटी का ऑर्डर बताना बेटा, अपना लॉजिक लगाना है दिमाग में, ऐसे तुक्का नहीं मारना है। सोचो, जो एसिड जितनी जल्दी H+ देगा, जो एसिड जितनी जल्दी H+ देगा, या जिसके पास स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होगा, आपको पता है HI में जल्दी H+ मिलेगा क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड है। यस भाई, ऐसे सोचो, HF का बॉन्ड क्या है, छोटा, फिर हमारे पास HCl, फिर HBr, क्योंकि हाइड्रोजन सेम है, बट फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में ऊपर से नीचे जाने पर साइज बढ़ता है। अब साइज बढ़ेगा तो बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी, बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी तो भाई बॉन्ड जल्दी टूट जाएगा। एसिड उतना अच्छा होगा, क्योंकि जो एसिड जितनी जल्दी से टूट कर H+ देता है वो उतना ही अच्छा एसिड कहलाता है। भाई बहुत बढ़िया यार, ये तो मजा आ गया भाई आज तो पढ़ाने में भाई, वाह 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 भाई। ठीक है, अब आधे बच्चे पता है क्या है, आधे तो खैर क्या, आधे में से 1% भी ये नहीं सोच रहे होंगे, सर हमें लुकास टेस्ट पूरा समझ में आ गया, हमें अल्कोहल की रिएक्टिविटी का ऑर्डर भी समझ में आ गया, हमें एसिड की रिएक्टिविटी का ऑर्डर भी समझ में आ गया, हमें यह घटना भी फील हो गई सर, लेकिन आपने स्टार्टिंग में 1 डिग्री अल्कोहल लिया था, आपने स्टार्टिंग में 1 डिग्री अल्कोहल लिया था और आपने रिएक्शन कर दी। मैंने कहा भाई मैंने यहां पर कब लिखा रूम टेम्परेचर, ये जो रिएक्शन होगी ना ये हाई टेम्परेचर पे हुई होगी, ये जो रिएक्शन अगर हो गई होगी तो हाई टेम्परेचर पे हो जाएगी, बट रूम टेम्परेचर पे नहीं होगी, ध्यान रखना है। रूम टेम्परेचर पे तो 3 डिग्री या 2 डिग्री रिएक्शन करते हैं, 1 डिग्री नहीं करते। 1 डिग्री को कराने के लिए आपको गर्म करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि उनकी रिएक्टिविटी इस रिएक्शन में कम है। अब भाई मुझे बताइए, ये नोट कर लिया तो मैं आगे बढ़ जाऊं, ये नोट कर लिया तो मैं आगे बढ़ जाऊं क्या, यस और नो? ये अगर आपने नोट कर लिया हो तो आगे बढ़ जाऊं बेटा? बेटा मुझे पता नहीं है ना MR सर कहां है, ये नोट कर लो फटाफट।
कितना टेम्परेचर ऐसे फिक्स नहीं है, बस आप लिख दो हाई, हाई टेम्परेचर लिख दो, कितना टेम्परेचर है ये बस लिख दो आप, ठीक है, हाई टेम्परेचर, ठीक है, डन। अब भाई 2-4 क्वेश्चन है वो करके दिखा दो मुझे फटाफट। इसने कहा है फॉर द रिएक्शन एल्कोहल HX और ZnX2 यानी ZnCl2 ही होगा ये, C2H5X द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी इज, कौन कौन है जो मुझे ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी को समझाएगा? बिल्कुल सही जवाब। इसने कहा है व्हेन इथाइल अल्कोहल रिएक्ट विद थायोनिल क्लोराइड, व्हेन इथाइल अल्कोहल रिएक्ट विद थायोनिल क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ pyridine द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड इज, क्या क्या बनेंगे इनमें से बताना है कौन सा प्रोडक्ट बनेगा। अगर मैं C2H5OH की रिएक्शन SOCl2 यानी थायोनिल क्लोराइड से करा देता हूं तो क्या क्या बनेगा बेटा? बी कैसे आ जाएगा? ये एल्केन है, एल्केन थोड़ा ही बनती है, इथाइल क्लोराइड बनेगा, HCl बनेगा, SO2 बनेगी, बक कहीं के बदतमीज। अबे भाई OH को रिप्लेस करोगे तो C2H5Cl प्लस के SO2 प्लस के HCl ये बनेगा ना, ये प्रोडक्ट होने चाहिए। आपने जल्दबाजी में SO2 HCl को देख लिया, इसको भी तो देख लेते। हाँ ठीक है। द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ द फॉलोइंग एल्कोहल विद हेलोजन, हेलोजन के साथ रिएक्शन करने की जो रिएक्टिविटी ऑर्डर होगा इन एल्कोहल का, हेलोजन एसिड, सॉरी हेलोजन एसिड का मतलब है HX टाइप के एसिड। आपको पता ही है लुकास टेस्ट कह लो या ग्रुप प्रोसेस में HX के साथ रिएक्शन करते हैं ये। अब ये 3 ऑप्शन है, दिस इज 1 डिग्री अल्कोहल, दिस इज 3 डिग्री अल्कोहल एंड दिस इज 2 डिग्री अल्कोहल। CBA, बी बिल्कुल सही बात, CBA। ये सारे क्वेश्चन आपके मॉड्यूल के अंदर के क्वेश्चन है। बहुत बेहतरीन भाई, बहुत बेहतरीन। बताइए भाई, which of the following will yield the corresponding alkyl halide on reaction with concentrated HCl at room temperature? इनमें से वो कौन सा अल्कोहल है जो एल्काइल हैलाइड बना सकता है, ठीक है, वो भी रूम टेम्परेचर पे? बताइए भाई फटाफट। देखो रूम, ये 1 डिग्री अल्कोहल है, ये 1 डिग्री अल्कोहल है, ध्यान से देखो, ये 2 डिग्री अल्कोहल है और ये 3 डिग्री अल्कोहल है। तो सबसे बेस्ट कौन सा है जो रूम टेम्परेचर पे सबसे तेज रिएक्शन करेगा? D फॉर डाकू, तुम्हारे पेट में चाकू, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो देखो भाई आज हमने 3, 4, 5 रिएक्शन भी पढ़ी, नेम रिएक्शन भी पढ़ी, ठीक है, ढेर सारे क्वेश्चन भी करे और मैक्सिमम 98% स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके सारे आंसर करेक्ट हैं, ठीक है। तो आज की क्लास के लिए हमको जाना होगा क्योंकि हमारी अगली क्लास भी आने वाली है। भाई और बहनों अच्छे से मेहनत करते रहना, अगली वाली क्लास में मिलेंगे। ऑल द वेरी बेस्ट, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।